एपिसोड नंबर 1171। निशान वाले आदमी के आगे बढ़ने का इंतजार किए बिना त्रिपाठी जीवक्ति ने भी निशान वाले आदमी के चेहरे की ओर एक मुक्का मारा। एक और दबी हुई धमाके के साथ निशान वाला आदमी हवा में उड़ गया और जमीन पर भारी तरह से उतरने से पहले कई बार घूमा, धूल का एक बादल उठाया। वह सिर्फ एक तृतीय कोटि संत कोटि था, और अगर यह नहीं होता कि उनके छोटे भाई को उनके द्वारा घायल कर दिया गया था, जिससे वह क्षण भर के लिए विचलित हो गए थे, तो त्रिपाठी जीवक्ति द्वारा उन्हें इतनी आसानी से हराया नहीं गया होता। कम से कम उन्हें कुछ चालों का विरोध करने में सक्षम होना चाहिए था। हालांकि उनकी लापरवाही ने त्रिपाठी जीवक्ति को एक ही वार से सफल होने की अनुमति दी थी। ये सब आंख झपकते ही हुआ। प्रथम कोटि संत कोटि कृषक के त्रिपाठी जीवक्ति को पकड़ने के क्षण से लेकर निशान वाले आदमी के जमीन पर गिराए जाने तक केवल एक सांस ही बीती थी। इस वजह से दूसरे कृषक जो यहाँ की स्थिति पर गुप्त रूप से ध्यान दे रहे थे, हैरान रह गए। उन सभी ने अविश्वास की नजर प्रकट की। एक प्रथम कोटि संत कोटि कृषक ने वास्तव में एक तृतीय कोटि संत कोटि को एक ही मुक्के से उड़ा दिया। भले ही बाद वाला थोड़ा लापरवाह रहा हो, उसे इतना कमजोर नहीं होना चाहिए था, है ना? ये छोटा बच्चा किस परिवार से आता है? वह इतना भयंकर कैसे है? सौभाग्य से मैं अभी नहीं गया, नहीं तो मुझे यिनजियान की तरह समाप्त होना पड़ता। ये छोटा बच्चा खत्म हो गया है। हालांकि वह बहुत शक्तिशाली लगता है, उसने वास्तव में इतने नीला गौरेय संप्रदाय शिष्यों के सामने यिनजियान को मारने की हिम्मत की। उसका परिवार खत्म हो गया है। आसपास की टीमों से फुसफुसाहट का एक विस्फोट सुनाई दिया। नीला गौरेय संप्रदाय के लगभग 30 लोग सभी ठंडे भाव पहने हुए थे, क्योंकि वे खड़े हो गए और त्रिपाठी जीवक्ति की ओर घूर कर देखा और उनके चेहरों पर मित्र भाव थे। उनमें से कुछ तो धार्मिक रोष से भी भरे हुए थे और जल्दी से दौड़कर आए। नीला गौरेय संप्रदाय से एकमात्र द्वितीय कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि वृद्धर आदमी जो इस समूह का नेतृत्व करने के लिए आया था, एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ देखता रहा। वह अपनी स्थिति के कारण नहीं हिला, लेकिन उन्होंने अपने अधीनस्थों को परेशानी खड़ी करने से भी नहीं रोका। जाहिर है उनका इरादा त्रिपाठी जीवक्ति को एक सबक सिखाने का था। आंख झपकते ही त्रिपाठी जीवक्ति 30 लोगों से घिर गए। वे सभी एक बाघ की तरह उन्हें घूर रहे थे जो अपने शिकार को देख रहा था। उनमें से कई अजीब हंसी छोड़ रहे थे जो अत्यंत उदासीन लगती थी। यिनजियान नाम का निशान वाला आदमी जमीन से उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। उनके चेहरे पर हैरानी का एक भाव था। ऐसा लगता था कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि त्रिपाठी जीवक्ति के हाथों इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। खड़े होने के बाद उनका चेहरा हरा हो गया और फिर सफेद। दूसरे प्रथम कोटि संत कोटि कृषक, जिनकी बांह त्रिपाठी जीवक्ति ने तोड़ दी थी, और भी दयनीय ढंग से विलाप कर रहे थे। कुछ मत करो, यिनजियान ने गुस्से से चिल्लाया। अपने साथी शिष्यों को त्रिपाठी जीवक्ति को पीटने के लिए आगे आने से रोका। उन्होंने अपनी थोड़ी धुंधली आंखों को मला और एक हत्यारी नजर के साथ त्रिपाठी जीवक्ति को घूर कर देखा। इस तरह के अपमान को बेशक उन्हें अपना चेहरा वापस पाने के लिए खुद ही धोना पड़ा। बच्चे, आपके पास साहस है। मैं आपके साथ व्यवसाय कर रहा हूँ। अगर आप सहमत नहीं हैं तो ठीक है, लेकिन आपने वास्तव में गंदा खेल खेलने की हिम्मत की। यिनजियानजोग ने अपनी गर्दन को हिलाया। उन्होंने नहीं सोचा कि उनकी विफलता इसलिए थी क्योंकि उनके कौशल घटिया थे, बल्कि इसलिए कि उन पर त्रिपाठी जीवक्ति ने हमला किया था। जब उन्होंने ये कहा तो कई लोगों ने समझ का एक भाव दिखाया, ये सोचकर कि यिनजियान पर एक चुपके से हमला किया गया था। यही कारण था कि उनकी आंखें सूजी हुई थी। व्यवसाय? त्रिपाठी जीवक्ति हंसे। उनकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई क्योंकि उन्होंने चिल्लाया, तुम एक सौदे को मजबूर करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? यिनजियानजोग के चेहरे पर एक अप्राकृतिक अभिव्यक्ति चमक गई। उन्होंने अब इस मुद्दे पर परेशान नहीं किया और ठंडक से नाक सूंघा। बच्चे, बकवास मत करो। तुमने मेरे छोटे भाई को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। आज मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम परिणामों को सहन नहीं कर सकते। ऐसा कहते हुए यिनजियान की जीवन शक्ति उतार चढ़ाव हुई और उनके हाथ में एक शासक के आकार का शिल्प दिखाई दिया। त्रिपाठी जीवक्ति के मुक्के ने यिनजियान को ये समझने पर मजबूर कर दिया कि इस प्रथम कोटि संत कोटि के साथ कुछ गलत था, इसलिए उन्होंने लड़ाई शुरू होते ही अपना शिल्प बुलाया। वह इसे जल्दी से समाप्त करना चाहते थे ताकि उन्हें त्रिपाठी जीवक्ति के हाथों एक और नुकसान न उठाना पड़े। अगर उन्हें फिर से नुकसान उठाना पड़ा तो उनके पास अपनी अक्षमता को कवर करने का कोई बहाना नहीं होगा। त्रिपाठी जीवक्ति एक मामूली छोटे परिवार से थे जिनके पास टीम का नेतृत्व करने के लिए एक वृद्ध भी नहीं था। भले ही वह उन्हें यहाँ मार डालें, उन्हें बाद में मुआवजे के रूप में कुछ सन क्रिस्टल का भुगतान करना पड़ेगा। यिनजियान ने त्रिपाठी जीवक्ति के पीछे की शक्ति को अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं रखा, लेकिन इससे पहले कि वह कार्रवाई कर पाता, दूरी से हंसी का एक विस्फोट अचानक गूंज उठा। दिलचस्प, इस वैभव ने अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। कोई कैसे आकर मेरे छाया चंद्रमा सभा को धमकाने की हिम्मत कर सकता है? छाया चंद्रमा सभा? यिनजियान चौंक गए क्योंकि उन्होंने आश्चर्य से त्रिपाठी जीवक्ति को ऊपर और नीचे देखा। उनकी आंखों में एक मामूली घबराहट दिखाई दी। त्रिपाठी जीवक्ति को घेरने वाले लगभग 30 नीला गौरेय संप्रदाय शिष्यों के चेहरे भी बदल गए। ज्यादा दूर नहीं, वैभव का पूरा शरीर काले कोहरे में घिरा हुआ था क्योंकि वह आगे बढ़ रहा था। उनके हाथ में एक गहरा काला ऊर्जा गेंद थी जिसे वह ऊपर और नीचे फेंक रहे थे जैसे कि यह एक वास्तविक वस्तु थी। उस ऊर्जा गेंद में एक भयानक शक्ति थी। उनके शरीर से एक लगभग दम घोंटने वाली गंध निकल रही थी, जिससे सभी नीला गौरेय संप्रदाय शिष्यों के चेहरे बदसूरत हो गए।
डॉली शुचि, जो त्रिपाठी जीवक्ति के करीब पीछे चल रही थी, उनके चारों ओर भी किसी अज्ञात ऊर्जा का प्रवाह होता लगता था, क्योंकि उनके नाजुक शरीर के चारों ओर पवन धार के हल्के चाप घूमते थे, जैसे तितलियां फड़फड़ा रही हों। देखने में एक सुंदर दृश्य। क्या आप छाया चंद्रमा सभा से हैं? यिन जियान ने अब त्रिपाठी जीवक्ति को कम आंकने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से पूछा। हालांकि इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मुझे आपको बताना होगा कि मैं छाया चंद्रमा सभा से नहीं हूँ। त्रिपाठी जीवक्ति ने उन पर उपहास करते हुए देखा। अगर आप लड़ना चाहते हैं तो जल्दी करें, छाया चंद्रमा सभा के प्रतिशोध के बारे में चिंता न करें। अभी यिन जियान इतना हावी व्यवहार कर रहे थे, लेकिन जब वैभव ने छाया चंद्रमा सभा शब्दों का उल्लेख किया तो यह आदमी तुरंत एक चूहे की तरह हो गया जिसने एक बिल्ली को देखा था। त्रिपाठी जीवक्ति के उपहास को सुनने के बाद यिन जियान की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। हालांकि वह अपने दिल में गुस्से को दबा नहीं सके, उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति के प्रति कोई स्पष्ट दुश्मनी दिखाने की हिम्मत नहीं की। वैभव डॉली शुचि के साथ सीधे चलकर आए और उनके सामने नीला गौरैया संप्रदाय शिष्यों ने अनजाने में एक तरफ जगह दी, जिससे उन्हें आसानी से त्रिपाठी जीवक्ति के किनारे तक चलने की अनुमति मिली। भाई त्रिपाठी, क्या आप ठीक हैं? वैभव ने त्रिपाठी जीवक्ति को देखा और पाया कि वह अक्षत थे, इसलिए उन्होंने राहत की सांस ली। हालांकि राजेश वर्मा ने कहा कि वह एक तृतीय कोटि संत कोटि कृषक को मार सकते थे, आखिरकार देखना ही मानना था। वह त्रिपाठी जीवक्ति की वास्तविक शक्ति को नहीं जानते थे, लेकिन अब जब उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति को 30 लोगों से घिरे हुए बिना किसी अभिव्यक्ति में बदलाव के देखा तो वैभव गुप्त रूप से हैरान थे। अगर उनके पास क्षमता नहीं थी तो उनके लिए इतना शांत होना असंभव था। क्या उन्हें विश्वास था कि वह 30 संत कोटि कृषक की घेराबंदी से बच सकते हैं? भाई वैभव, थोड़ा जल्दी आए, त्रिपाठी जीवक्ति ने धीरे से सिर हिलाया। वैभव हैरान थे। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि यह त्रिपाठी जीवक्ति कोई ऐसा व्यक्ति नहीं थे जो शांत बैठेंगे। ऐसा लगता था कि वह नीला गौरैया संप्रदाय के इन लोगों के साथ लड़ने के लिए उत्सुक थे। वैभव, वह वैभव है। नीला गौरैया संप्रदाय से किसी ने तुरंत वैभव को पहचान लिया और विस्मय से चिल्लाया। हालांकि वे पहले कभी नहीं मिले थे। वैभव ने आते ही कहा था कि वह छाया चंद्रमा सभा से थे और खुद को वैभव कहा। इस तरह की शक्ति और प्रभाव वाला एक संत कोटि कृषक केवल वैभव ही हो सकता था। इससे भी अधिक, उनके बगल में एक महिला थी। उन्होंने सुना था कि छाया चंद्रमा सभा से वैभव और डॉली शुचि नाम की एक अन्य महिला हमेशा अविभाज्य रहे हैं। इस दृश्य को देखकर अगर नीला गौरैया संप्रदाय के लोग अभी भी वैभव की पहचान का अनुमान नहीं लगा सके तो वे वास्तव में अंधे होंगे। छायांकित तारा की छोटी पीढ़ी के बीच फेंग तियानजोंग, क्योचान फेंग, यिनसु दाई, वैभव, डॉली शुचि और कई अन्य उत्कृष्ट युवा प्रतिभाएं प्रसिद्ध थीं, लेकिन वैभव क्योचान फेंग जितना दिखावटी नहीं थे। वह आमतौर पर बहुत लो प्रोफाइल थे, इतने लो प्रोफाइल की छाया चंद्रमा सभा के कई लोगों ने केवल उनका नाम सुना था लेकिन उन्हें व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं देखा था। लेकिन इससे उनकी भयभीत क्षमता प्रभावित नहीं हुई। ये जानने के बाद कि जो व्यक्ति आया था वह वैभव था, यिन जियान की अभिव्यक्ति बदल गई और उनका मुंह गर्वाहट से भर गया। अगर उन्हें ये जानकारी पहले पता होती तो वह अपने छोटे भाई को त्रिपाठी जीवक्ति के पास खरीदने के लिए कैसे लाते? उनसे बचना बहुत देर हो चुका था, तो वह अपमानित होने के लिए खुद को कैसे वितरित कर सकते थे? यिन जियान की नाराजगी और करवाहट के विपरीत कृषक जो त्रिपाठी जीवक्ति के पास आना चाहते थे लेकिन यिन जियान द्वारा हरा दिए गए थे, इस क्षण गुप्त रूप से खुश हो रहे थे। सौभाग्य से यिन जियान ने पर्याप्त तेजी से कार्रवाई की थी, नहीं तो यह नीला गौरैया संप्रदाय नहीं होता जो शर्मिंदा होता, बल्कि वे होते। भाई त्रिपाठी, क्या हुआ? वैभव बहुत उत्सुक थे। वह डॉली शुचि के साथ केवल थोड़ी देर के लिए अपने मार्शल चाचा वांग और मार्शल चाचा यान को नमस्ते कहने के लिए छोड़ गए थे, लेकिन जैसे ही वह लौटे उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति को लोगों से घिरे हुए देखा। त्रिपाठी जीवक्ति ऐसे व्यक्ति नहीं लगते थे जिन्हें परेशानी पैदा करना पसंद था। ओह, ये व्यक्ति अपने छोटे भाई को मेरे पास बहती लॉरेट क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एक पास खरीदने के लिए लाया। भाई वैभव, एक पास क्या है? आपने इसका उल्लेख पहले क्यों नहीं किया? त्रिपाठी जीवक्ति ने संदेह से वैभव को देखा। ओह, मैं भूल गया। वैभव ने अपना सिर खुजाया और कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा, लेकिन आप मुझे दोष नहीं दे सकते। मुझे अभी तक प्रवेश पास नहीं मिले हैं। वे सभी वृद्ध राजेश की देखभाल में हैं। जब वह आएंगे तो वह उन्हें सभी को वितरित करेंगे। जब बहती लॉरेट क्षेत्र का प्रवेश द्वार खुलता है तो जो लोग प्रवेश करते हैं उन्हें एक पास रखना चाहिए, तभी वरिष्ठ हमें अंदर जाने देंगे। एक पास के बिना वे हमें अंदर नहीं जाने देंगे। ये पास प्रमुख शक्तियों के मास्टर्स द्वारा विशेष रूप से बनाए गए हैं, उनकी नकल करना असंभव है। वैसे वृद्ध राजेश न केवल पास वितरित करेंगे बल्कि हमें एक युवान चुंबकीय कंपास नामक कुछ देने के लिए भी जाएंगे। जब हम बहती लॉरेट क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो हमें दिशा निर्धारित करने के लिए उस चीज पर भरोसा करना होगा। समझ गया। त्रिपाठी जीवक्ति ने धीरे से सिर हिलाया। चूंकि वैभव ने इसे खुद प्राप्त नहीं किया था, त्रिपाठी जीवक्ति ने स्वाभाविक रूप से उन्हें इसके बारे में बताने की उम्मीद नहीं की थी। वैभव ने शायद सोचा था कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी और जब राजेश वर्मा आएंगे तो त्रिपाठी जीवक्ति स्वाभाविक रूप से समझ जाएंगे। जबकि वे दोनों बातचीत कर रहे थे, नीला गौरैया संप्रदाय शिष्यों के चेहरे पर सभी बदसूरत अभिव्यक्ति थी। ये लोग स्पष्ट रूप से उन्हें और दूसरों को अपनी आंखों में नहीं रखते थे।
नहीं तो वे इतनी उदासीन अभिव्यक्ति के साथ मार्कपास और युआन चुंबकीय कंपास के बारे में क्यों बात करेंगे। वैभव और त्रिपाठी जीवप्ती के बातचीत खत्म करने के बाद येन जियान ने कुछ क्षण के लिए संघर्ष किया, इससे पहले कि अपने हाथों को जोड़कर और सौहार्दपूर्ण होने का नाटक करते हुए कहा, तो ये छाया चंद्रमा सभा के भाई वैभव हैं। क्या भाई वैभव कुछ ऐसा है जिसे आप बुला सकते हैं। वैभव ने उनके बोलने खत्म होने का इंतजार नहीं किया और उन्हें सीधे रोक दिया। इस तरह की अहंकारी शक्ति ने येन जियान के चेहरे को लाल कर दिया और उनकी आंखें फटने वाली थी, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि यहाँ हर कोई एक तृतीय कोटि संत कोटि था, येन जियान ने समझा कि अगर वह वास्तव में वैभव के साथ लड़ता तो वह कुछ चालों के भीतर हार जाएगा। ये प्रसिद्ध युवा प्रतिभाएं सभी भयंकर अस्तित्व थे। येन जियानजो में अभी भी कुछ आत्म जागरूकता थी। एपिसोड नंबर 1172। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ, येन जियान अभी भी नीला गौरेय संप्रदाय के सबसे प्रतिभाशाली शिष्य थे। हालांकि उनकी प्रतिष्ठा वैभव जितनी महान नहीं थी, अपनी क्षमता के साथ वह वास्तव में उन्हें भाई वैभव बुलाने के लिए योग्य थे। अतीत में जब उन्होंने अन्य संप्रदायों के प्रतिभाओं के साथ काम किया तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस बार वैभव ने उन्हें बिल्कुल भी चेहरा नहीं दिया। उनकी फटकार ने येन जियान की अभिव्यक्ति को बदसूरत कर दिया। उन्होंने अपने दांत भींचे और अपने शब्द बदल दिए, भाई वैभव, अभी आपने कहा कि भाई त्रिपाठी परिणामों को सहन नहीं कर पाएंगे। वैभव ने येन जियान को ठंड से घूर कर देखा और उन्हें डांटना शुरू कर दिया। राजेश वर्मा ने उन्हें त्रिपाठी जीवप्ती के साथ दोस्ती करने का एक अवसर बनाने के लिए त्रिपाठी जीवप्ती को पहले यहाँ लाने के लिए कहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही वह जाएंगे कोई त्रिपाठी जीवप्ती के साथ परेशानी खोजेगा। इस वजह से वैभव बहुत गुस्सा थे। स्वाभाविक रूप से वह इसे जाने नहीं देंगे। अगर वह त्रिपाठी जीवप्ती पर वापस भी नहीं आ सकते थे तो उनमें त्रिपाठी जीवप्ती के साथ दोस्ती करने की योग्यता नहीं थी। अभी जो हुआ वह वास्तव में एक गलतफहमी थी। अगर मुझे पता होता कि यह दोस्त छाया चंद्रमा सभा से है। मैंने कहा, मैं छाया चंद्रमा सभा से नहीं हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें फिर से बाधित किया। येन जियान का चेहरा लाल हो गया। वह वास्तव में नहीं जानते थे कि क्या कहना है। अपने 30 साथी शिष्यों के सामने उन्होंने वैभव की प्रति कमजोरी दिखाई थी। ये पहले से ही पर्याप्त शर्मनाक था। कौन जानता था कि दूसरा पक्ष इतना अक्षमाशील होगा। उन्हें अचानक पता चला कि अगर वह एक स्पष्ट रवैया नहीं दिखाएंगे तो दयालु होने का कोई तरीका नहीं होगा। वह केवल एक उदास चेहरे के साथ कह सकते थे, इस बार यह मेरी गलती है। मैं अंधा था। मुझे उम्मीद है कि भाई वैभव और ये दोस्त इसे दिल पर नहीं लेंगे। जैसा कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने थोड़ा हाथ जोड़ा और अपने साथी शिष्यों के साथ जाने वाले थे, इस परेशानी की जगह से बहुत दूर। अपनी मर्जी से आओ और जाओ। मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं है ना। वैभव ने तिरस्कार किया। उन्होंने उन लोगों को घृणा की जो कमजोरों को धमकाते थे और मजबूतों से डरते थे। अगर येन जियानजोंग ने उनके खिलाफ जाने की हिम्मत की होती तो उन्होंने शायद उनके बारे में अधिक सोचा होता। हालांकि इस तरह के व्यक्ति को घृणा करना उनके लिए मुश्किल नहीं था जो कमजोरों को धमकाना पसंद करते थे। तुलना में त्रिपाठी जीवप्ती ने 30 लोगों से घिरे होने पर भी अपनी अभिव्यक्ति नहीं बदली, जिसने उन्हें बहुत प्रशंसा की। येन जियानजोंग के पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींची और उनके माथे पर नसें उभर गईं। उन्होंने अपने दांत पीसे और चिल्लाया, भाई वैभव और क्या चाहते हैं। मेरे छोटे भाई की बांह इस दोस्त ने तोड़ दी है और मुझे खुद एक मुक्का मारा गया है। आपका दोस्त अक्षत है तो उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है ना। मुझे यकीन नहीं है कि उन्हें नुकसान हुआ है या नहीं। आखिरकार जब मैं आया तो आप लोग पहले ही उन्हें घेर चुके थे। भले ही भाई त्रिपाठी घायल नहीं लगते हैं, उन्हें कुछ सदमा लगा होगा। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा उदासीन रहा क्योंकि उन्होंने सहमत में सिर हिलाया। नीला गौरय संप्रदाय के दर्जनों लोग अपने मुंह चौड़े खोलने से खुद को नहीं रोक सके। ऐसा व्यक्ति कैसे डर सकता था। जाहिर है वह स्वर्ग या पृथ्वी से नहीं डरता था। यहाँ तक कि अगर उनके गले पर एक चाकू होता तो वह पलक नहीं झपकाते तो उन्हें सदमा कैसे लग सकता था। ये स्पष्ट रूप से एक खुला झूठ था। भले ही वे जानते थे कि वैभव और त्रिपाठी जीवप्ती बकवास कर रहे थे, किसी ने भी उनसे सवाल करने की हिम्मत नहीं की। ये दो जानबूझकर परेशानी खोज रहे थे तो कौन इतना बेवकूफ होगा कि आग में ईंधन डालेगा। भाई त्रिपाठी वास्तव में डर गए थे। वैभव ने गंभीरता से त्रिपाठी जीवप्ती को देखा और एक दर्दनाक स्वर में कहा, भाई वैभव, अपनी कीमत बताओ, येन इसे स्वीकार करेगा। येन जियानजोंग ने लाचारी से आह भरी। उनकी बाएं आंख खून से लाल थी, या तो गुस्से से या त्रिपाठी जीवप्ती के मुंह से अभी हुई। 1 मिलियन संत क्रिस्टल। वैभव ने गोलमोल बात नहीं की और सीधे एक संख्या बताई। भाई वैभव, बहुत आगे मत जाओ। येन जियानजोंग ने गुस्से से चिल्लाया, अपने दांत पीसते हुए, 1 मिलियन। आप मुझे इसे कैसे निकालने के लिए कहते हैं। हालांकि नीला गौरय संप्रदाय बुरा नहीं था, उनके जैसे एक शिष्य के लिए हर समय इतने सारे संत क्रिस्टल को ले जाना असंभव था। आपके पास एक मामूली 1 मिलियन संत क्रिस्टल भी नहीं है, फिर भी आप भाई त्रिपाठी से एक पास खरीदना चाहते हैं। क्या आपने बहुत अधिक चर्बी खाए और अपना दिमाग खो दिया। त्रिपाठी जीवप्ती ने आश्चर्य में वैभव को देखा। उन्होंने अचानक पता चलाया कि हालांकि यह आदमी सतह पर कोमल और ईमानदार दिखाई देता था, वह वास्तव में बुराई इरादों से भरा हुआ था। निश्चित रूप से कोई किताब को उसके कवच से न्याय नहीं कर सकता है।
त्रिपाठी जीवप्ती सोचने लगे कि जब यह आदमी डॉली शुची के साथ अकेला होता था तो वह किस तरह का व्यक्ति था। त्रिपाठी जीवप्ती ने अनुमान लगाया कि डॉली शुची जैसी एक अच्छी और शांत लड़की को वह निश्चित रूप से खा जाएगा। यिन जियांजो के नथुने फैल गए क्योंकि उनके चेहरे पर एक असहनीय क्रोध का भाव दिखाई दिया। दिखने में वैभव के साथ एक अच्छी लड़ाई लड़ना चाहते थे, यहाँ तक कि अगर उन्हें मार दिया गया तो यहाँ खड़े होने और मनमाने ढंग से अपमानित होने से बेहतर था। अन्य नीला गौरय संप्रदाय शिष्यों में से कुछ ने ज्यादा दूर नहीं याचिका भरी आंखें डाली। वहाँ द्वितीय कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि वृद्धर आदमी जो नीला गौरय संप्रदाय शिष्यों को यहाँ लाया था, एक बदसूरत नजर के साथ खड़ा था। हालांकि उन्होंने अपने संप्रदाय के शिष्यों की याचिका भरी आंखों को देखा, उन्होंने मदद करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। यह उल्लेख नहीं करना कि नीला गौरय संप्रदाय पहले स्थान पर गलत था। इस संघर्ष में शामिल लोग सभी युवा लोग थे, इसलिए उनके जैसा एक बुरा आदमी दौड़कर आएगा तो नियमों को तोड़ना होगा। नीला गौरय संप्रदाय में एक उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि मास्टर था, लेकिन छाया चंद्रमा सभा में नहीं था। अगर उन्होंने वास्तव में आने की हिम्मत की तो ये केवल स्थिति को बदतर बनाएगा। इसलिए भले ही वह गुस्सा थे, उन्हें केवल खड़े होकर दूर से देखना पड़ा, मनमाने ढंग से हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। तो आपके पास कितने संत क्रिस्टल हैं? वैभव ने अचानक विषय बदल दिया। यिन जियांजो ने अपने साथी शिष्यों को देखने के लिए अपना सिर मोड़ा और कुछ और सवाल पूछे इससे पहले कि निराश होकर कहा, 5 लाख। वैभव ने अपनी आंखें त्रिपाठी जीवप्ती की ओर मोड़ी, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती ने बस उदासीनता से कहा, 5 लाख ही सही, यह मेरे दिल में सदमे की भरपाई करने के लिए मुश्किल से पर्याप्त है। त्रिपाठी जीवप्ती को स्वाभाविक रूप से एक मामूली 5 लाख संत क्रिस्टल की परवाह नहीं थी, लेकिन चूंकि नीला गौरय संप्रदाय के इन लोगों ने उन्हें उकसाने की हिम्मत की तो उन्हें एक निश्चित कीमत चुकानी पड़ी। तथ्य यह है कि उन्होंने उन्हें नहीं मारा, वह पहले से ही सबसे अच्छा परिणाम था। जहां तक दूसरे पक्ष के चेहरे की बात है, अगर वैभव को परवाह नहीं थी तो त्रिपाठी जीवप्ती को कैसे परवाह हो सकती थी। जब यिन जियांजोंग अपने छोटे भाई को यहाँ लाए ताकि उन्हें अपना पास बेचने के लिए मजबूर किया जा सके, तो क्या उन्होंने कभी उनके चेहरे या इच्छाओं की परवाह की? अगर यह उनके पास कुछ क्षमता होने के लिए नहीं होता, अगर यह किसी अन्य छोटे परिवार के कृषक के लिए होता, तो यिन जियांजोंग पहले ही सफल हो चुके होते। तो 5 लाख ही सही, जल्दी करो, वैभव ने एक असंतुष्ट स्वर में चिल्लाया। केवल मास्टर भाई त्रिपाठी इतने उदार है कि इसे एक मामूली 5 लाख के साथ निपटा दे। अगर यह मैं होता, तो अगर मैंने आपके पैंट नहीं फाड़ दिए होते तो मैं वैभव नहीं होता। जैसे ही उन्होंने बोलना खत्म किया, वैभव का चेहरा अचानक थोड़ा बदल गया। डॉली शुची के छोटे हाथ ने अनजाने में उनकी कमर पर नर्म मांस को चुपकी ली थी, जिससे उनका चेहरा थोड़ा शर्म से लाल हो गया क्योंकि उन्होंने कहा, क्या आप ऐसा नहीं कह सकते? उनके पास कई महिला शिष्य हैं। न केवल डॉली शुची शर्माई, बल्कि नीला गौरय संप्रदाय की दर्जन या उससे अधिक महिला शिष्य भी शर्माई। वे सभी वैभव को अत्यधिक नाराजगी के साथ घूर रही थी। नीला गौरय संप्रदाय में 30 लोग थे, इसलिए लंबे समय के बाद वे केवल 5 लाख संत क्रिस्टल इकट्ठा करने में सक्षम थे। आखिरकार हर कोई बहती लौरेत क्षेत्र खतरों से भरी एक जगह पर आया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनमें से किसी ने भी अपने साथ बहुत अधिक संत क्रिस्टल नहीं लाया था। ये संत क्रिस्टल सभी बहती लौरेत क्षेत्र में खुद को बहाल करने के उद्देश्य के लिए थे। एक बार जब 5 लाख संत क्रिस्टल त्रिपाठी जीवप्ती को सौंप दिए गए तो यिन जियांजोंग और अन्य अपनी पूंछ अपने पैरों के बीच दबाकर चले गए। डरपोक चूहे। वैभव ने लोगों के इस समूह की जाती हुई पीठों को देखा और तिरस्कार पूर्वक सिर हिलाया। बस हो गया, जो बीत गया उसे बीत जाने दो, उन पर अब और ध्यान न दो। डॉली शुची ने धीरे से कहा, सही समय पर विषय बदलते हुए, क्या आप इस बार भाई त्रिपाठी का मनोरंजन करने के लिए कुछ उत्कृष्ट से तरल नहीं लाए? चूंकि अभी भी जल्दी है, आप इसे निकाल भी सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, अगर छोटी बहन ने इसका उल्लेख नहीं किया होता तो मैं लगभग भूल जाता। वैभव हंसे और अपने सिर पर थपथपाया। उनके हाथ पर अंगूठी चमकने लगी क्योंकि उन्होंने कुछ पुरातन मेज और कुर्सियां निकाली, उन्हें अपने सामने व्यवस्थित किया और उत्साहपूर्वक त्रिपाठी जीवप्ती को बैठने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले कि कहा, मैंने अभी मार्शल चाचा वांग और मार्शल चाचा यान से पूछा और उन दोनों ने कहा कि बहती लौरेत क्षेत्र के खुलने से पहले अभी भी 3 दिन होने चाहिए। इसके शीर्ष पर वृद्ध राजेश अभी तक नहीं आए हैं, इसलिए हम इंतजार करते समय पी भी सकते हैं। अच्छा, त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए और सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से वह दूसरों की दयालुता को अस्वीकार नहीं करेंगे। तथाकथित उत्कृष्ट सैद तरल को वैभव ने बाहर निकाला और 2 छोटे जारों में व्यवस्थित किया। एक बार जब सील खोल दिए गए तो एक समृद्ध शराब की खुशबू तुरंत फैल गई और त्रिपाठी जीवप्ती के नथुनों में डाल दी गई। डॉली शुची ने अपने अंतरिक्ष वलय से स्पिरिट फलों की 2 प्लेटें निकाली। ये स्पिरिट फल क्रिस्टल स्पष्ट थे और साधारण चीजें नहीं लगते थे। त्रिपाठी जीवप्ती शराब के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, इसलिए जब वैभव ने उन्हें एक सौंपा तो उन्होंने इसे स्वीकार किया और इसे पी लिया। इसे पीने के बाद उन्होंने पता चलाया कि यह एक तरह की स्पिरिट शराब थी, जो जल गगन कोटि के ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय द्वारा बनाई गई 1000 केसर शराब के समान थी, जिसका शरीर को मजबूत करने और किसी की खेती को सुधारने का प्रभाव था। हालांकि यह उत्कृष्ट सैद तरल फेव मार्शल अंकल द्वारा बनाई गई 1000 केसर शराब की तुलना में बहुत उच्च ग्रेड का था। आखिरकार ये तारामंडल था, इसलिए यहाँ उपलब्ध सामग्री उच्च ग्रेड और दुर्लभ गुणवत्ता की थी।
इस शराब का एक घूंट लेने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने तुरंत अपनी जीवन शक्ति को तेज घूमते हुए महसूस किया। ये शराब एक आध्यात्मिक तरल की तरह थी जो उनके शरीर में घुस गई और उनके शरीर में निष्क्रिय पड़ी रही, प्रकट होने के लिए सही क्षण का इंतजार कर रही थी। वैभव ने एक बड़ा घूंट लिया, उनके चेहरे पर एक संतुष्ट अभिव्यक्ति दिखाई दी। इससे पहले कि त्रिपाठी जीवक्ति को समझाते हुए कहा, इस वैभव ने इस उत्कृष्ट जैद तरल को बहुत पहले बनाया था जब मैं एक साहसिक कार्य पर था। ये कहा जा सकता है कि पूरे छायांकित तारा पर इस वैभव को छोड़कर कोई और नहीं है जो इसे बना सके। त्रिपाठी जीवक्ति, इस चीज को कम मत आंकना। हालांकि यह बहुत मजबूत नहीं है, इसका एक दीर्घकालिक बहाली प्रभाव है। अगर आप इस जार को अभी पीते हैं तो ये भाई त्रिपाठी को कम से कम आधे महीने के लिए अपनी जीवन शक्ति बहाल करने में मदद करेगा। उनके शब्दों को सुनकर त्रिपाठी जीवक्ति ने तुरंत समझा कि उनका पिछला अनुमान सही था। शराब वास्तव में प्रकट होने के लिए सही क्षण का इंतजार कर रही थी। जल्दी से उन्होंने कहा, मैं शराब के बारे में ज्यादा नहीं जानता, मुझे इतनी अच्छी चीज पीने देना स्वर्ग के उपहार की थोड़ी बर्बादी है। वैभव हंसे, कोई चीज कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर कोई इसे साझा नहीं कर सकता है तो यह एक अच्छी चीज नहीं है। डॉली शुचि पीने में अच्छी नहीं है और इस वैभव के पास छाया चंद्रमा सभा में मेरे जैसे कई दोस्त नहीं हैं। अब जब मैं भाई त्रिपाठी से मिला हूं और उनके साथ यहाँ एक अच्छा समय साझा कर सकता हूं तो यह एक महान आशीर्वाद है। भाई त्रिपाठी, ऐसी बातें मत कहें, आप इस वैभव को कोई चेहरा नहीं दे रहे हैं। त्रिपाठी जीवक्ति को नहीं पता था कि वह ईमानदार थे या राजेश वर्मा के निर्देशों के कारण, लेकिन किसी भी हाल में वैभव अब त्रिपाठी जीवक्ति के साथ अच्छी तरह से मिल रहे थे। तो मैं विनम्र नहीं होऊंगा। त्रिपाठी जीवक्ति जोर से हंसे और वैभव की कार्यों की नकल की। शराब का एक बड़ा घूंट लिया जिससे वैभव सहमत में चिल्लाए। डॉली शुचि एक खुश मुस्कान के साथ किनारे पर चुपचाप बैठी थी। वैभव और त्रिपाठी जीवक्ति को एक के बाद एक घूंट पीते हुए देख रही थी, जिससे वह और भी सुंदर लग रही थी। त्रिपाठी जीवक्ति को नहीं पता था कि यह शराब के कारण था या इसलिए कि उन्हें दृश्य की याद दिलाई गई थी, लेकिन उन्होंने गुप्त रूप से सोचा कि अगर पाटिल सुमित्रा या यादव रवीना रानी इस क्षण यहाँ होती तो वे निश्चित रूप से डॉली शुचि की तरह होंगी, है ना। वे सभी चुपचाप उनके किनारे बैठेगी। इन महिलाओं के लिए जब तक वे उस आदमी के साथ हो सकती थी जिससे वे प्यार करती थी, भले ही आसमान गिर जाए वे भौहें नहीं सिकुड़ेंगी। क्या आप चाहेंगे कि मैं उत्कृष्ट जैद तरल, फाइन जेड लिक्विड जैसी स्पिरिट शराब के फायदों या उपयोगों के बारे में अधिक जानकारियां खोजूं? एपिसोड नंबर 1173। लगभग आधे दिन बाद राजेश वर्मा लगभग 200 या उससे अधिक लोगों को बहती लोरेट क्षेत्र के आसपास ले आए। अपने शिष्यों और उन कृषकों को जल्दी से सूचित करने के बाद जो उनके साथ आए थे, वह छाया चंद्रमा सभा के 2 उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि मास्टर्स को ढूंढने के लिए चले गए। जैसे कि सभी ने इस बारे में पहले से चर्चा की थी, छाया चंद्रमा सभा से लोगों के आने के साथ बड़ी संख्या में कृषकों का आना जारी रहा। हर कोई एक जगह ढूंढ रहा था जहां कोई और मौजूद नहीं था, या तो एक साथ झुंड में या 3 या 5 के समूहों में इकट्ठा हो रहे थे। जो लोग एक साथ झुंड में थे वे सभी महान शक्तियों के शिष्य थे, जबकि जो लोग 3 या 5 के समूहों में इकट्ठा हुए थे वे छोटे परिवारों और छोटे संप्रदायों से थे। बहती लोरेट क्षेत्र की पूरी परिधि स्पष्ट रूप से विभाजित थी। एक दिन से भी कम समय में यहाँ इकट्ठा हुए कृषकों की संख्या 2000 से अधिक हो गई थी। अभी भी कुछ लोग होने चाहिए थे जो नहीं आए थे, अन्यथा संख्या और भी अधिक होती। वैभव और डॉली शुचि को भी छाया चंद्रमा सभा के शिष्यों के बीच दबाया गया था, जो लगभग 70 लोगों से घिरे हुए थे। वैभव ने एक गंभीर अभिव्यक्ति पहनी हुई थी क्योंकि वह अपने साथी शिष्यों से बात कर रहे थे। संत कोटि के पुरुष और महिलाएं सभी सहमत में सिर हिला रहे थे। त्रिपाठी जीवक्ति को यहाँ मेघ ज्योति संप्रदाय, स्वर्ग युद्ध संघ या रंगीन कांड संप्रदाय से कोई शिष्य नहीं मिला, इसलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें एक अन्य प्रवेश द्वार से प्रवेश करना चाहिए था। ऐसा इसलिए था क्योंकि बहती लोरेट क्षेत्र में 1 से अधिक प्रवेश द्वार थे। वैभव के अनुसार सभी दिशाओं में कुल 4 प्रवेश द्वार थे। महान शक्तियों ने सभी ने सबसे निकटतम प्रवेश द्वार से प्रवेश करना चुना था, इसलिए वे सभी एक जगह इकट्ठा नहीं थे। दूसरों की जीवंतता की तुलना में त्रिपाठी जीवक्ति एक दूरस्थ स्थान पर अकेले क्रॉस लेग बैठे थे। कोई भी उनके साथ परेशानी खोजने नहीं आया। जिन लोगों ने पहले उनकी और वैभव की शक्ति देखी थी, उन्होंने स्वाभाविक रूप से उन्हें फिर से उकसाने की हिम्मत नहीं की। जो लोग बाद में आए थे उन्हें एहसास हुआ कि त्रिपाठी जीवक्ति कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनके साथ खिलवाड़ किया जाए, और उनके पास आने की हिम्मत नहीं की। दूसरी ओर एक छोटे परिवार के कृषक हमेशा महान शक्तियों के शिष्यों से घिरे रहते थे। इन लोगों का उद्देश्य आत्मस्पष्ट था, वे इन छोटे परिवार के कृषकों से एक पास खरीदना चाहते थे। हालांकि अब जब अधिक से अधिक लोग आ गए थे तो महान शक्तियों के ये शिष्य यिनजियान ने पहले किया था जैसे दूसरों को धमकाने की हिम्मत नहीं करते थे। उन सभी ने दयालु शब्दों के साथ दूसरों को समझाने की कोशिश की और एक ईमानदार कीमत का भुगतान किया। कुछ छोटे परिवार के कृषकों ने वास्तव में बहती लोरेट क्षेत्र में प्रवेश करने पर हार मान ली और इसके बजाय अपने पास इन लोगों को बेच दिए। कुछ लोग भी थे जो बहती लोरेट क्षेत्र में लाभों और अवसरों की तलाश में प्रवेश करने के लिए दृढ़ थे, जिससे उनके चारों ओर इकट्ठा हुए महान शक्तियों के शिष्य सफल होने में असमर्थ थे, चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो। जब त्रिपाठी जीवक्ति की आंखें एक निश्चित जगह पर घूमी तो वह अचानक रुक गए। आश्चर्य की एक नर्म चीख छोड़ते हुए वह धीरे से खड़े हुए और चलकर आए।
उस दिशा में 2 बुजुर्ग पुरुष थे। वे दोनों अपने चेहरों पर कड़वी मुस्कान लिए हुए थे क्योंकि वे जहाँ थे वहीं खड़े थे। उनके चारों ओर कुछ लोग भी इकट्ठा हुए थे, जैसे अन्य छोटे कुलों के लोग। वे लोग उन्हें समझाने के लिए बारी बारी से आ रहे थे, उन्हें लाभों से लुभा रहे थे, उनके हाथों से गिलकाट खरीदने की कोशिश कर रहे थे। 1,50,000, 1,50,000 सन क्रिस्टल, मैं और अधिक नहीं जा सकता। जाकर पूछो कि क्या ये कीमत उचित है। 1,50,000 सन क्रिस्टल हमारे लिए एक छोटी संख्या नहीं है। 2 वरिष्ठ क्या सोचते हैं? अगर आपको लगता है कि यह पर्याप्त है, तो हमारा एक सौदा है। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ईमानदारी से कहा। हालांकि उनकी खेती इन 2 बूढ़े पुरुषों के समान थी, तृतीय कोटि संत कोटि, वह अभी भी थोड़ा बूढ़े थे। इसके अलावा अब जब उनके पास एक अनुरोध था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि क्या उन्होंने उन्हें वरिष्ठ बुलाया। 2 बूढ़े पुरुषों में से एक ने धीरे से अपने हाथ जोड़े और एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, कई वरिष्ठ, ऐसा नहीं है कि हम आपको चेहरा नहीं देना चाहते हैं। ये सिर्फ इतना है कि हमने अभी तक नहीं देखा है कि ये पास कैसे दिखते हैं। हमारे पास छाया चंद्रमा सभा के वृद्ध राजेश के हाथों में है और अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने खुशी से मुस्कुराया। वे अभी तक जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही जारी किया जाना चाहिए। आपको बस उन्हें मुझे सौंपने की जरूरत है जब आपको अपने पास मिलते हैं, और मैं आपको पहले संत क्रिस्टल दूंगा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बहुत ईमानदारी के साथ बात की और वास्तव में संत क्रिस्टल गिनना शुरू कर दिया। 2 बुजुर्ग पुरुषों ने एक लाचार अभिव्यक्ति के साथ एक दूसरे को देखा। 1,50,000 सन क्रिस्टल वास्तव में उनके लिए बहुत बड़ी राशि थी, लेकिन तुलना में वे बहतील और एक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अधिक इच्छुक थे। अंदर वे मर सकते थे, लेकिन एक मौका भी था कि वे एक बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते थे और उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि में तोड़ सकते थे। वे बूढ़े थे और उनके बच्चे थे, इसलिए उनके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा मरने से पहले उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि में तोड़ना थी। इस इच्छा के लिए मरने में क्या नुकसान था? वे वास्तव में अपने पास बेचना नहीं चाहते थे। इसके अलावा ये बहतील और एक क्षेत्र में प्रवेश करने का एक दुर्लभ अवसर था, और यह केवल संयोग से ही था कि वे दोनों प्रवेश करने में सक्षम होंगे। अगर उन्होंने इस अवसर को नहीं पकड़ा, तो वे शांति से आराम नहीं कर पाएंगे। हालांकि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पहले ही संत क्रिस्टल गिन रहे थे, इसलिए अब इनकार करने से केवल दूसरे पक्ष को गुस्सा आएगा। हालांकि वे दोनों छाया चंद्रमा सभा के साथ यहाँ आए थे, लेकिन उनका छाया चंद्रमा सभा के लोगों के साथ कोई दोस्ती नहीं थी। इसके विपरीत वृद्ध राजेश उन्हें आंख को खुश करने वाला नहीं देखते थे और उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई थी। उन्हें बहतील और एक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए दोस्तान देना पहले से ही दया का एक कार्य था, तो वे दोनों संभवतः ऐसी मामूली चीजों की परवाह कैसे कर सकते थे। जैसे ही वे चिंतित महसूस कर रहे थे, एक परिचित आवाज अचानक उनके कानों में सुनाई दी। क्या गलत है? क्या कोई फिर से एक बिक्री को मजबूर करने की कोशिश कर रहा है? इस आवाज में व्यंग्य का एक संकेत था, जिससे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति जो संत क्रिस्टल गिन रहे थे, ठंड से आवाज के स्रोत की ओर देखा। इस नए आने वाले के चेहरे को देखने के बाद उन्होंने तुरंत एक मुस्कान के साथ अपने हाथ जोड़े और सावधानी से कहा, ये दोस्त, मैं नीला गौरैया संप्रदाय के उन लोगों की तरह अभिमानी और तानाशाही नहीं हूँ। मैं आपको इन 2 वरिष्ठों से एक पास खरीदने के लिए मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन मैं 1,50,000 संत क्रिस्टल का भुगतान करने के लिए तैयार हूँ। आप आसपास पूछ सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या ये कीमत उचित है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने शर्मिंदगी से मुस्कुराया, क्योंकि उन्होंने जल्दी से समझाया। अपने दिल में कड़वाहट महसूस कर रहे थे, सोच रहे थे कि यह आदमी अचानक हस्तक्षेप करने के लिए क्यों आया था। क्या उनका इन 2 बूढ़े पुरुषों के साथ किसी तरह का संबंध था? एक दिन पहले त्रिपाठी जीवप्ती और वैभव के इन जियान जोग से निपटने के दृश्य को इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने शुरू से अंत तक देखा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानते थे कि त्रिपाठी जीवप्ती, एक प्रथम कोटि संत कोटि, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं थे जिनके साथ खिलवाड़ किया जाए। अगर वह वास्तव में गुस्सा हो गए, तो यह 1,50,000 संत क्रिस्टल नहीं होगा जिसे निपटाया जा सकेगा, बल्कि 5 लाख। 5 लाख! मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति केवल सोचकर ही कांपने लगे। त्रिपाठी जीवप्ती! 2 बूढ़े पुरुषों ने त्रिपाठी जीवप्ती को देखने के बाद उन्होंने तुरंत शर्मिंदा भावों के साथ सावधानी से बुलाया, विदेशी वृद्ध चरण, विदेशी वृद्ध हाव। त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें हाथ जोड़े और उनका अभिवादन किया। त्रिपाठी जीवप्ती इन दोनों को जानते थे, अन्यथा वह उनके व्यवसाय में दखल देने नहीं आए होते। एक चरण क्यूई थे और दूसरे हाव एक थे, दोनों हाई के परिवार के विदेशी वृद्ध थे। पूर्व ने त्रिपाठी जीवप्ती के साथ तारामंडल में कई महीने बिताए थे, जबकि बाद वाला वह था जिसकी वुई ने हमेशा प्रशंसा की थी। वुई अक्सर कहती थी कि हाई के परिवार में ये 2 विदेशी वृद्ध उनके साथ सबसे अच्छा व्यवहार करते थे। इन दोनों के अलावा हुआन हुआन नाम की एक महिला विदेशी वृद्ध भी थी जिसका उनके साथ अच्छा संबंध था। ये सच निकला जब हाई के परिवार के कुलपति एन त्रिपाठी जीवप्ती से निपटने के लिए एक मास्टर को आमंत्रित करने के लिए शहर के प्रभु के महल गए, तो इन 3 विदेशी वृद्धों ने वुई को एक संदेश भेजने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया। उन्हें आपदा से बचने के लिए जल्द से जल्द ड्रैगन गुफा पर्वत छोड़ने के लिए कहा। हालांकि अंत में हाई के परिवार को आपदा का सामना करना पड़ा। इन तीनों के बीच की दोस्ती ने अभी भी वुई को आभारी महसूस कराया। इन दिनों वह समय समय पर तीनों का उल्लेख करती थी। दुर्भाग्य से हुआन हुआन हाई के परिवार छोड़ने के बाद गायब हो गई थी।
किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ चली गई थी। चरण क्यूई और हाओ एक हाई के परिवार में बने रहे थे और कभी कभी वो से संपर्क करते थे। उनके चेहरे पर अजीब अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से उनकी पहचान के कारण थी। त्रिपाठी जीवक्ति और हाई के परिवार के अच्छे संबंध नहीं थे, इसलिए उन्होंने अभी भी हाई के परिवार के विदेशी वृद्धों की उपाधि का इस्तेमाल किया, इस डर से कि त्रिपाठी जीवक्ति उन्हें परेशानी देंगे। इसलिए जब उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति को स्वर्गीय भाग्य शहर के अंतरिक्ष श्रृंखला हॉल में देखा तो उन्होंने आगे आने और उनका अभिवादन करने की हिम्मत नहीं की। सबसे पहले वे डरते थे और दूसरे उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। लेकिन अब त्रिपाठी जीवक्ति को वास्तव में उन्हें सलाम करने के लिए पहल करते हुए देखकर वे दोनों तुरंत समझ गए कि वे एक भला आदमी के दिल को एक खलनायक के पैमाने से माप रहे थे। त्रिपाठी जीवक्ति ने उनके खिलाफ बिल्कुल भी द्वेष नहीं रखा। त्रिपाठी जीवक्ति ने निश्चित रूप से उनके खिलाफ द्वेष नहीं रखा। हाई के परिवार की घटना केवल इसलिए थी क्योंकि ये नाम की कुलपति की आंखों में आंखें नहीं थी। त्रिपाठी जीवक्ति का अभी भी चरण क्यूई और हाओ एक के बारे में एक अच्छा प्रभाव था, इसलिए अगर वही को उनकी परवाह थी तो ये दो उनकी मदद के योग्य थे। वह आपके प्रवेश पास खरीदना चाहता है? त्रिपाठी जीवक्ति ने पूछा। हाँ, चरण क्यूई ने सिर हिलाया। उनकी अभिव्यक्ति अधिक स्वाभाविक हो गई। उन्होंने 1,50,000 संत क्रिस्टल की पेशकश की। त्रिपाठी जीवक्ति ने फिर से पूछा। वे दोनों फिर से सिर हिलाए। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अजीब ढंग से मुस्कुराया और कहा, दोस्त, आप देखते हैं, मैंने झूठ नहीं बोला। 1,50,000 संत क्रिस्टल की एक कीमत वास्तव में कम नहीं है। आप क्या सोचते हैं? त्रिपाठी जीवक्ति ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय चरण क्यूई और हाओ एक की ओर रुख किया। अगर वे दोनों अपने प्रवेश पास बेचने का इरादा रखते थे तो त्रिपाठी जीवक्ति स्वाभाविक रूप से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आखिरकार इस जगह में प्रवेश करना बहुत खतरनाक था, लेकिन अगर वे नहीं चाहते थे तो मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति सफल नहीं हो पाएंगे। त्रिपाठी जीवक्ति को महसूस हुआ कि उनके लिए अपने प्रवेश पास बेचना बेहतर होगा। हालांकि 1,50,000 सन क्रिस्टल उनकी राय में बहुत अधिक नहीं थे, चरण क्यूई और हाओ के लिए यह एक छोटी किस्मत नहीं थी। उन्हें अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना होगा और सन क्रिस्टल प्राप्त करने में सक्षम होंगे तो क्यों नहीं। त्रिपाठी जीवक्ति के आश्चर्य के लिए चरण क्यूई और हाओ ने एक दूसरे को देखा और दृढ़ता से सिर हिलाया। हम बेचना नहीं चाहते, हम बहतील और रेत क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं। त्रिपाठी जीवक्ति ने आश्चर्य में उन्हें देखा इससे पहले कि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर रुख किया और कहा, दोस्त, क्या आपने सुना? मेरे ये दो वरिष्ठ अपने प्रवेश पास बेचना नहीं चाहते। मैंने सुना। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बार बार सिर हिलाया इससे पहले कि शर्मिंदगी से मुस्कुराया। तो मैं आपको अब और परेशान नहीं करूंगा, विदाई। ऐसा कहते हुए वह जल्दी से अपने साथी संप्रदाय भाइयों के साथ चले गए। उनके जाने के बाद चरण क्यूई और हाओ ने राहत की सांस ली क्योंकि उन्होंने आश्चर्य में त्रिपाठी जीवक्ति को घूर कर देखा। वे देर से आए थे और उन्होंने नीला गौरय संप्रदाय के शिष्यों के अपमानित होने का दृश्य नहीं देखा था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से नहीं जानते थे कि यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति त्रिपाठी जीवक्ति से इतना क्यों डरता था, यहाँ तक कि उन्हें केवल कुछ शब्दों के साथ दूर भेज रहा था। दो विदेशी वृद्ध, कृपया इस तरफ आओ, यहाँ बहुत अधिक लोग हैं इसलिए बात करना सुविधाजनक नहीं है। त्रिपाठी जीवक्ति ने उन्हें इशारा किया और अपने पिछले आराम करने की जगह की ओर चलकर आए। चरण क्यूई और हाओ ने भावनाओं का एक मिश्रण महसूस किया, कुछ आभार, कुछ शर्मिंदगी, लेकिन फिर भी त्रिपाठी जीवक्ति के पीछे चले गए। एक क्षण बाद वे तीनों शोरगुल वाली भीड़ से दूर थे और एक एकांत जगह पर पहुंचे। कोई ध्यान नहीं देते हुए वे सभी क्रॉस लेग बैठ गए। क्या आप चाहेंगे कि मैं हाई के परिवार के फैमिली के बारे में अधिक जानकारी खोजूं या त्रिपाठी जीवक्ति और वूई के संबंध के बारे में कुछ और याद करूं? एपिसोड नंबर 1174। आखिरकार चरण क्यूई लंबे समय से त्रिपाठी जीवक्ति के साथ थे, इसलिए उनकी अभिव्यक्ति जल्दी से ठीक हो गई और उन्होंने एक मुस्कान के साथ पूछा, क्या ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप नहीं समझते? हाँ, त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया। आप दोनों हाई के परिवार से क्यों आए? ये ठीक इसलिए था क्योंकि त्रिपाठी जीवक्ति कई चीजें नहीं समझते थे कि वह स्थिति के बारे में उनसे पूछने के लिए इन दोनों को यहाँ लाए थे। बहतील और एक क्षेत्र में प्रवेश करना एक ऐसा अवसर था जो हर 400 साल में केवल एक बार दिखाई देता था। हाई के परिवार एक छोटा परिवार था और इसमें अधिक से अधिक केवल 2 या 3 स्थान थे। ऐसा अवसर व्यक्तिगत रूप से हाई के परिवार के वृद्धों या यहाँ तक कि कुलपति को दिया जाना चाहिए था। किसी भी हाल में चरण क्यूई जैसे एक विदेशी वृद्ध का आना असंभव था। चरण क्यूई ने आह भरी और कहा, उनमें से कोई भी नहीं आना चाहता था। अन्यथा हमारे जैसे 2 बूढ़े पुरुष इतने भाग्यशाली कैसे हो सकते थे? कोई क्यों नहीं आया? त्रिपाठी जीवक्ति हैरान थे। हाओ ने मुस्कुराया और समझाया, पिछली घटना के बाद हाई के परिवार का अब छाया चंद्रमा सभा द्वारा स्वागत नहीं किया जाता है। कुलपति से लेकर साधारण शिष्यों तक परिवार में हर कोई हर दिन घबराहट की स्थिति में है। कई विदेशी वृद्ध ने भी हाई के परिवार छोड़ दिया है, केवल मैं और वृद्ध चरण ही बचे हैं। वृद्ध भी पीछे हटे हुए हैं और आसानी से बाहर जाने की हिम्मत नहीं करते। क्या वे मुझसे डरते हैं? त्रिपाठी जीवक्ति अचानक समझ गए। कमोबेश, चरण क्यूई ने सिर हिलाया। बेशक वे डरते हैं कि आप हिसाब निपटाने के लिए उन्हें ढूंढेंगे।
हाई के परिवार ने पहले ही अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा छोड़ दिया है और यीएन परिवार की शक्ति को कम करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। परिवार के सभी शिष्यों को वापस बुला रहे हैं और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर रहे हैं। छाया चंद्रमा सभा के परिवार के प्रति तिरस्कार के साथ परिवार में जीवन अधिक से अधिक कठिन होता जा रहा है। अब पूरे हाई के परिवार में मेरे और भाई हाउ के अलावा कोई भी बाहर जाने को तैयार नहीं है और कोई भी हिम्मत नहीं करता। त्रिपाठी जीवक्ति मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हाई के परिवार के कुलपति यीएन इतने सावधान होंगे। भले ही यीएन ने उन्हें पहले उकसाया था, वुई के प्रति सम्मान से त्रिपाठी जीवक्ति ने बहुत पहले ही उनके साथ परेशान न होने का फैसला कर लिया था और हाई के परिवार के खिलाफ बदला लेने का कोई इरादा नहीं था। उन्हें कैसे पता चल सकता था कि यीएन अब पतली बर्फ पर चल रहे थे। हालांकि वे इसके योग्य थे। त्रिपाठी जीवक्ति उन्हें परेशानी नहीं देंगे, लेकिन उन्हें दया भी नहीं दिखाएंगे। वृद्ध राजेश इतने दयालु थे कि उन्होंने मेरे हाई के परिवार को बहती लॉरेट क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए 2 स्थान दिए, इसलिए भाई हाओ और मैं जल्दी से आए। चरण क्यूई ने जारी रखा, अगर भाई हाओ और मैं तोड़ नहीं पाते तो हमारे पास जीने के लिए कई साल नहीं बचेंगे। मैं सिर्फ तोड़ने के लिए कुछ अवसर खोजने के लिए बहती लौ रेगिस्तान में प्रवेश करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या मैं परिवार प्रमुख के साथ अपना वादा पूरा कर सकता हूँ। वादा? त्रिपाठी जीवक्ति चौंक गए। हाँ, कुलपति का मतलब है कि अब जब पूरा परिवार पीछे हटा हुआ है तो हमें कुछ भी पेश करने की जरूरत नहीं है। जब तक हम बहती लौ रेत क्षेत्र से प्राप्त लाभों का आधा हिस्सा सौंप सकते हैं, हम हाई के परिवार को छोड़ सकते हैं और एक अन्य रास्ता खोज सकते हैं। त्रिपाठी जीवक्ति की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। क्या वह एक ईमानदार आदमी को धमका रहा है? अन्य विदेशी वृद्ध एक शब्द के बिना चले गए और यीएन ने कोई शर्त नहीं बताई, लेकिन जब चरण क्यूई और हाओ एक की बारी आई तो उन्हें बहती लौ रेत क्षेत्र से प्राप्त लाभों का आधा हिस्सा सौंपना पड़ा। यीएन की गणनाएं काफी अच्छी थीं। उन्हें अपने परिवार के सदस्यों को जोखिम में डालने की जरूरत नहीं थी, शायद वे कुछ अच्छी आपूर्ति भी प्राप्त कर सकते थे। अगर यह एक ईमानदार आदमी को धमकाना नहीं था तो क्या था? इस क्षण में त्रिपाठी जीवक्ति यीएन से अधिक घृणा करने लगे। चरण क्यूई और हाओ एक भी काफी अजीब थे। अन्य विदेशी वृद्ध सभी चले गए थे तो वे क्यों रुके? इसके शीर्ष पर उन्होंने यीएन के साथ ऐसा अनरीजनेबल समझौता किया था। जासीमिंगली त्रिपाठी जीवक्ति के संदेहों को देखते हुए चरण क्यूई ने कुछ उदासी के साथ समझाया, भाई हाओ और मैं परिवार के विदेशी वृद्ध हैं। हमें सालों से परिवार से कई लाभ मिले हैं, इसलिए इस तरह छोड़ना वास्तव में हमें असहज महसूस कराता है। इसलिए हम दोनों ने कुलपति के अनुरोध पर सहमत व्यक्त की। त्रिपाठी जीवक्ति ने धीरे से सिर हिलाया। हालांकि उन्होंने उनके दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे, इन दोनों की वफादारी ने त्रिपाठी जीवक्ति को बहुत प्रशंसा की। अगर यह उनके दिलों में ठहराव शब्द वफादारी के लिए नहीं होता तो वे इस शर्त पर सहमत नहीं होते। उनकी भौहें चौड़ी हो गईं। त्रिपाठी जीवक्ति ने पूछा, अगर आप दोनों बहती लौ रेत क्षेत्र से सुरक्षित रूप से वापस लौट सकते हैं तो आप कहाँ जाने की योजना बना रहे हैं? चरण क्यूई और हाओ एक ने एक दूसरे को देखा और धीरे से सिर हिलाया। हम दोनों ने अपना अधिकांश जीवन हाई के परिवार में बिताया है। एक बार जब हम परिवार छोड़ देते हैं तो हम वास्तव में नहीं जानते कि कहाँ जाना है। तृतीय कोटि संत कोटि उच्च नहीं है, लेकिन वे कम भी नहीं है। मुख्य बात यह है कि हम दोनों पहले से ही काफी बुरे हैं, इसलिए मुझे डर है कि कई स्थान नहीं होंगे जो हमें स्वीकार करेंगे। उनके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई जगह नहीं थी जहां वे शरण ले सकते थे। त्रिपाठी जीवक्ति मुस्कुराए, अगर आप दोनों बुरा नहीं मानते तो ड्रैगन गुफा पर्वत पर बसने के बारे में क्या? वुई और यू फैंग अक्सर आपके बारे में बात करते हैं और वहाँ कई शिष्य हैं जो मूल रूप से हाई के परिवार से संबंधित थे। आप दोनों के वहाँ होने से उन छोटे बच्चों को आज्ञाकारी होना चाहिए। चरण क्यूई और हाओ एक की आंखें चमक उठी। पूर्व ने अविश्वास में विस्मय किया, क्या हम जा सकते हैं? बेशक, ये एक प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है। छोटा भाई आपका स्वागत करने के लिए बहुत खुश है। त्रिपाठी जीवक्ति हंसे। 2 विदेशी वृद्धों के चेहरे उत्तेजना से लाल हो गए क्योंकि उनकी दाढ़ी कांपने लगी। चरण क्यूई हकलाते हुए कहा, ये हम इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? ये स्पष्ट था कि वह ड्रैगन गुफा पर्वत पर जाने में बहुत रुचि रखते थे। आज का ड्रैगन गुफा पर्वत अब पहले जैसा नहीं रहा। पर्वत की चोटियां बादलों में घिरी हुई थी और दुनिया की ऊर्जा की गंध अत्यंत घनी थी, जो एक संप्रदाय की स्थापना के लिए एक स्पिरिट भूमि के रूप में उपयोग किए जाने के लिए पर्याप्त थी। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, वहां दुनिया की ऊर्जा की गंध केवल समृद्ध और समृद्ध होती जाएगी। शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, हम में से कोई भी बाहरी नहीं है। जब आप वहां जाते हैं तो आप उन शिष्यों की खेती का मार्गदर्शन करने के लिए कुछ समय भी निकाल सकते हैं। 2 विदेशी वृद्धों ने एक दूसरे को देखा, एक ही समय पर उठ गए, अपने हाथ जोड़े और एकजुट होकर कहा, अगर ऐसा है तो इनकार करना हमारी ओर से अशिष्ट होगा। चरण क्यूई ने फिर जोड़ा, अगर हम इस बार सुरक्षित रूप से वापस लौट सकते हैं तो हमारी 2 पुरानी जाने छोटे भाई को बेच दी जाएंगी। वरिष्ठ बहुत गंभीर है। 2 वरिष्ठों का जीवित रहना किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। त्रिपाठी जीवक्ति ने उन्हें जल्दी से बैठने के लिए कहा। इससे पहले कि पूछना जारी रखा, मुझे आश्चर्य है कि क्या 2 वरिष्ठों ने बहती लौ रेत क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कोई तैयारी की है? हमने कुछ तैयारी की है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे किसी भी उपयोग की होंगी या नहीं। हाओ एक ने आह भरी।
हाउ एक ने आह भरी, भाई चरण और मैंने अपनी पूरी जीवन की बचत खर्च कर दी और आखिरकार एक संत कोटि उच्च पद बर्फ गुण रक्षात्मक शिल्प खरीदने में कामयाब रहे। इसके अलावा उपचार गोलियां भी थीं, लेकिन हम और कुछ तैयार नहीं कर सके। ये वह जगह थी जहां लोग एक दूसरे से अलग थे। एक संत कोटि उच्च पद शिल्प में आमतौर पर 30,000 और 40,000 संत क्रिस्टल के बीच खर्च होता था। भले ही वर्तमान युग विशेष था और बर्फ गुण रक्षात्मक शिल्प महंगे थे, अधिक से अधिक एक पर केवल 50,000 से 60,000 संत क्रिस्टल का खर्च आएगा। इन दो विदेशी वृद्धों ने अपनी जीवन की बचत खत्म कर दी थी। हालांकि ये संत क्रिस्टल त्रिपाठी जीवप्ती के लिए उल्लेखनीय नहीं थे। इसके बारे में एक क्षण के लिए सोचने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने अंतरिक्ष वलय से 8 बोतलें निकाली और उनमें से प्रत्येक को 4 सौंपी, समझाते हुए कहा, एक बोतल उपचार के लिए है, 2 बोतलें जीवन शक्ति को बहाल करने के लिए हैं और एक बोतल गर्मी का विरोध करने के लिए है। उन्हें अपने लिए रखें। गर्मी का विरोध करने के लिए उपयोग की जाने वाली गोलियां बर्फ और बर्फ गोलियां थीं। त्रिपाठी जीवप्ती ने कुल 2 बोतलें परिष्कृत की थीं और अब उन्होंने भी दोनों उन्हें दी। वे दोनों इनकार करने वाले थे जब त्रिपाठी जीवप्ती ने जोड़ा, मेरे पास ये चीजें बहुत अधिक हैं, इसलिए इनकार न करें। चरण क्यूई और हाओ एक ने एक दूसरे को देखा और कृतज्ञतापूर्वक गोलियों की 4 बोतलें चुपचाप स्वीकार की। उनकी पुरानी आंखों में कुछ आंसू भी दिखाई दिए। इस क्षण में वे खुद को थोड़ा छुआ हुआ महसूस किए बिना नहीं रह सके। उन दोनों ने अपना अधिकांश जीवन हाई के परिवार में बिताया था और अपना अधिकांश जीवन इसे समर्पित कर दिया था, लेकिन अब यह उन्हें दूर भगाना चाहते थे और यहाँ तक कि ऐसी शर्तें भी पेश की। हालांकि जब त्रिपाठी जीवप्ती की बात आई तो उन्होंने एक आंख भी नहीं झपकाए और गोलियों की 8 बोतलें निकाली। विपरीत स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अंतर की तरह था। चरण क्यूई और हाओ एक ने अचानक महसूस किया कि हाई के परिवार को छोड़ना और त्रिपाठी जीवप्ती का पालन करना जरूरी नहीं कि एक बुरी चीज थी। उदासी और अकेलापन जो वे इन पिछले कुछ दिनों से महसूस कर रहे थे, अचानक दूर हो गया। ये संत क्रिस्टल, इन्हें भी ले लो। मैंने सुना है कि लॉ क्षेत्र में दुनिया की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए किसी की गुप्त तकनीक को घुमाना असंभव है। इस दुनिया की ऊर्जा में एक तरह का अग्नि जहर होता है कि अगर किसी के शरीर में अवशोषित हो जाता है तो ये किसी को भी बहुत नुकसान पहुंचाएगा। सभी बहाली केवल संत क्रिस्टल और गोलियों पर भरोसा कर सकती है। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक और अंगूठी निकाली और इसे उन दोनों को सौंप दिया। इस बार उन्होंने इनकार नहीं किया और चरण क्यूई ने खुशी से इसे स्वीकार किया। इसे अपनी दिव्य चेतना से थोड़ा झाड़ने के बाद वह तुरंत पीले पर गए और विस्मय किया, ये बहुत अधिक है। त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें जो अंतरिक्ष वलय दिया वह वही था जो यिन जियान ने उन्हें एक दिन पहले दिया था और इसमें कुल 5 लाख संत क्रिस्टल थे। चरण क्यूई ने अपने जीवन में इतने सारे संत क्रिस्टल कभी नहीं देखे थे और इतने डर गए थे कि उन्होंने लगभग अपनी अंगूठी फेंक दी थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मेरे पास और संत क्रिस्टल है, उन्हें पहले ले लो। अगर आप उन सभी का उपयोग नहीं कर सकते तो उन्हें वापस ले लो और उनका धीरे से उपयोग करो। उन्हें ड्रैगन गुफा पर्वत पर बसने के लिए आप दोनों को आमंत्रित करने के लिए मेरे लिए एक जमा राशि माने। त्रिपाठी जीवप्ती को अचानक एक विचार आया। ड्रैगन गुफा पर्वत अब राजेश वर्मा की देखभाल में था और त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा व्यवस्थित स्पिरिट सरनी द्वारा संरक्षित था, इसलिए यह अत्यंत सुरक्षित था। हालांकि यहाँ लोगों की लड़ाई शक्ति अभी भी एक कमजोरी थी। उन सभी के बीच त्रिपाठी जीवप्ती को छोड़कर, जिन्हें एक बहादुर सेनानी माना जा सकता था, अन्य उल्लेखनीय नहीं थे। वो ही सिर्फ एक प्रथम कोटि संत कोटि थी और हालांकि उनकी योग्यता अच्छी थी, उन्हें अभी भी बढ़ने के लिए बहुत समय की जरूरत थी। चरण क्यूई और हाओ एक पहले से ही तृतीय कोटि संत कोटि थे, इसलिए अगर वे उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि में तोड़ सकते थे तो ड्रैगन गुफा पर्वत की सुरक्षा की एक और परत होगी। एक उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि कृषक का उपयोग कर सकता था, एक शक्ति जिससे त्रिपाठी जीवप्ती को भी निपटने में सिरदर्द होता था। त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें ड्रैगन गुफा पर्वत में भर्ती किया क्योंकि वुई का उनके साथ एक अच्छा संबंध था और उनकी वफादारी अद्वितीय थी। दूसरी ओर त्रिपाठी जीवप्ती ड्रैगन गुफा पर्वत में कुछ शक्तिशाली कृषक भी जोड़ना चाहते थे। 2 विदेशी वृद्ध कई सालों से तृतीय कोटि संत कोटि पर अटक गए थे, लेकिन अपनी योग्यता के कारण वे तोड़ नहीं पाए थे। अगर उन्हें इस समय एक उत्पत्ति संघनन गोली दी जाती तो वे निश्चित रूप से अपनी वर्तमान जंजीरों को तोड़ पाते। हालांकि उत्पत्ति संघनन गोलियों को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक पन्ना रेशम घास बहुत दुर्लभ लगती थी। त्रिपाठी जीवप्ती के पास पहले केवल 2 डंठल थे, लेकिन वे पहले ही उपयोग किए जा चुके थे। ऐसा लगता है कि बहती लोरेक क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती को खजाना क्षेत्र में जाना होगा ताकि देखा जा सके कि क्या उन्हें कुछ पन्ना रेशम घास मिल सकती है। अगर वह कुछ प्राप्त कर सकते थे तो वह सबसे अच्छा होगा, लेकिन अगर वह नहीं कर सके तो वह इसे खरीद भी सकते थे। किसी भी हाल में त्रिपाठी जीवप्ती के पास अभी संत क्रिस्टल की कमी नहीं थी। बहुत समझाने के बाद चरण क्यूई और हाओ एक ने आखिरकार अंगूठी स्वीकार कर ली। त्रिपाठी जीवप्ती ने फिर उन्हें समझाना शुरू कर दिया कि उन्होंने वैभव से बहती लोरेक क्षेत्र के बारे में क्या सुना था। हालांकि चरण क्यूई और हाओ एक ने भी इस संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त की थी, यह इतना पूरा नहीं था जितना कि त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें बताया था, इसलिए उन्होंने ध्यान से सुना, कुछ भी याद करने की हिम्मत नहीं की। एपिसोड नंबर 1175। त्रिपाठी जीवप्ती मूल रूप से सोच रहे थे कि क्या वह चरण क्यूई और हाओ एक को छाया चंद्रमा सभा के अन्य शिष्यों का पालन करने दे सकते हैं।
आखिरकार अगर हर कोई एक साथ चलता तो उनकी सुरक्षा बहुत अधिक बढ़ जाती। हालांकि उन सभी युवा और सुंदर लड़कियों के बीच दबे हुए दो आधे बड़े बूढ़े पुरुषों का होना अजीब लगता था, लेकिन कभी कभी उम्र भी अनुभव का एक पर्याय थी। उनकी शक्तियां कमजोर नहीं थी और वे छाया चंद्रमा महल के लोगों की मदद करने में असमर्थ नहीं हो सकते थे। जब उन्होंने यह विचार प्रस्तावित किया तो चरण क्यूई और हाओ एक दोनों ने सिर हिलाया और इनकार कर दिया। वे इस बात से चिंतित नहीं थे कि वे छाया चंद्रमा सभा के शिष्यों और उनके बीच उम्र के अंतर के कारण फिट नहीं होंगे। इसके बजाय चूंकि वे अपने अवसर खोजने के लिए बहती लौ रेगिस्तान में प्रवेश करने के लिए दृढ़ थे, वे स्वाभाविक रूप से दूसरों के साथ एक साथ नहीं चल सकते थे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें दूसरों के साथ कोई भी लाभ साझा करना होगा। वे दोनों एक साथ रहने की भी योजना नहीं बना रहे थे। वे बहती लौ रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद अलग होने के लिए तैयार थे। वे सही थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने इस बारे में सोचा और जोर नहीं दिया। 2 दिन बाद राजेश वर्मा जल्दी में आए और सभी के पास वितरित किए। उन्होंने सभी को एक युवान चुंबकीय संकेतक नामक एक छोटा गुप्त खजाना भी दिया। बहती लौ रेगिस्तान बहुत बड़ा था और अंदर कोई सूरज, चांद या सितारे नहीं थे। एक बार अंदर जाने पर दिशा को अलग करना असंभव था। इस युवान चुंबकीय संकेतक का उपयोग लोगों को दिशा की पहचान करने में मदद करने के लिए किया जाता था। वैभव ने त्रिपाठी जीवप्ती को पहले इसका उल्लेख किया था। इसे प्राप्त करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने कुछ बार इससे खिलवाड़ करने के बाद तुरंत जान लिया कि इसका उपयोग कैसे करना है। ये संकेतक बहुत नाजुक था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इसे कैसे घुमाया गया, ये हमेशा एक विशिष्ट स्थान की ओर इशारा करेगा। इस चीज की मदद से बहती लौ रेगिस्तान में खो जाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने ध्यान से युवान चुंबकीय संकेतक को दूर रख दिया और आराम करने के लिए चरण क्यूई और हाओ एक के साथ क्रॉस लेग बैठ गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, बहती लौ रेगिस्तान को ढकने वाली गहरे लाल ऊर्जा पर्दे का फीका पड़ना एक स्पष्ट और समझने योग्य गति से शुरू हुआ। इसके अलावा बहती लौ रेगिस्तान के अंदर से अत्यधिक अस्थिर ऊर्जा उतार चढ़ाव की लहरें आ रही थी। इसे देखने के बाद हर कोई खड़ा हो गया। उन्होंने ये भी समझा कि वर्जित क्षेत्र खुलने वाला था। वे उत्तेजना में अपने हाथों को आपस में रगड़ने से खुद को नहीं रोक सके। कई लोगों ने बहती लौ रेगिस्तान को उम्मीद से देखा, गुप्त रूप से कल्पना कर रहे थे कि वे अंदर क्या लाभ प्राप्त करेंगे। केवल विनाशकोटि के शक्तिशाली लोग जो टीम का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने चिंतित अभिव्यक्ति पहनी थी, क्योंकि वे किसी भी व्यक्ति से बेहतर जानते थे कि बहती लौ रेगिस्तान के खतरे क्या थे। इन विनाशकोटि के कृषकों में से कई ने व्यक्तिगत रूप से 400 साल पहले शून्य क्षेत्र में साहस किया था और केवल कई कठिनाइयों का अनुभव करने के बाद वापस आए थे। उन विनाशकोटि के कृषकों ने जिन्होंने शून्य क्षेत्र में साहस नहीं किया था, उन्होंने अपने संबंधित संप्रदायों के प्राचीन अभिलेखों में इसके बारे में पढ़ा था। हालांकि वे चिंतित थे, किसी भी उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि के मास्टर्स ने अपनी भावनाओं को नहीं दिखाया, क्योंकि अगर वे लाभ प्राप्त करना चाहते थे तो उन्हें एक निश्चित कीमत चुकानी पड़ी। भले ही कीमत हजारों जीवन थी, जब तक उनके मूल शिष्य ठीक थे उन्हें परवाह नहीं थी। उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि के मास्टर्स ने भीड़ के सिरों पर उड़ना जारी रखा, जोर से चिल्लाते हुए और इन संत कोटि के लोगों के लिए जयकार करते हुए जो बहती लौ रेगिस्तान में प्रवेश करने वाले थे। बेशक उन्होंने उन्हें सावधान रहने की याद दिलाना नहीं भूला, दूसरों के साथ संघर्ष में न आने की कोशिश करने के लिए और आपसी सम्मान दिखाने के लिए। यह अज्ञात था कि कितने लोगों ने इस बकवास को सुना, लेकिन जहां लाभ था वहां विवाद होंगे। हर बार जब बहती लौ रेगिस्तान खुलता था तो प्रवेश करने वाले 20 to 30% लोग खजानों पर लड़ने के कारण मारे जाते थे। आधे दिन बाद बहती लौ रेगिस्तान से आने वाले अस्थिर ऊर्जा उतार चढ़ाव अचानक कम हो गए। तुरंत हल्के रंग के ऊर्जा पर्दे ने भी चकाचौंध भरे बदलावों की एक श्रृंखला के बाद स्थिरता प्राप्त की। ये स्पष्ट था कि एक निश्चित क्षेत्र में हल्का लाल ऊर्जा पर्दा और भी हल्का हो गया था और एक खुले दरवाजे जैसा लगता था। बहती लौ रेगिस्तान आधिकारिक रूप से खुल गया था। विभिन्न संप्रदायों के वृद्धों ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, क्योंकि वे एक के बाद एक प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़े। लगभग 3000 लोग एक पल में प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़े। 1 दर्जन से अधिक तृतीय कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि मास्टर्स वहां खड़े थे, उन पर घूरकर देख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने इन संत कोटि को दौड़ते हुए देखा तो उन सभी ने अपने शिकु जारी किया। पूरी दुनिया जम गई लगती थी, क्योंकि सभी संत कोटि के मास्टर्स अपनी जगह पर जम गए, चलने के लिए भी संघर्ष कर रहे थे। खराब सहन शक्ति वाले लोग पीले पड़ गए और उनके कपड़े पसीने में भीग गए। शिव से घिरे होने की भावना बहुत घिनौनी थी। यह अपने जीवन या मृत्यु को नियंत्रित न कर पाने की एक भावना थी, जैसे कि उनका जीवन इस शिव के मालिक के हाथों में था। आप किस लिए लड़ रहे हैं? एक लाल रंग के चेहरे वाला बूढ़ा आदमी आसमान में उड़ गया, गरिमा के साथ चारों ओर अपनी आंखें घुमाई और चिल्लाया, आप सभी इस बूढ़े मास्टर के लिए लाइन लगाओ और एक एक करके प्रवेश करो। कोई भी जो एक स्थान के लिए लड़ने की हिम्मत करेगा उसे तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस बूढ़े आदमी को सुनने के बाद सभी ने आज्ञाकारी रूप से लाइन लगाना शुरू कर दिया। सौभाग्य से प्रवेश द्वार बहुत संकीर्ण नहीं था और लाइन को सीधे 5 लाइनों में विभाजित किया गया था। बूढ़े आदमी की आवश्यकताओं के अनुसार बहती लौ रेगिस्तान में प्रवेश करने वाले हर किसी को जांच करने के लिए कई उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि के मास्टर्स के सामने अपना प्रवेश पास पकड़ना पड़ा। प्रवेश पास के बिना लोग गुजर नहीं पाएंगे। भाई त्रिपाठी, भाई त्रिपाठी,
त्रिपाठी जीवप्ती ने अभी अभी चरण की हुई और हाओ एक को एक लाइन के अंत में लाया था जब उन्होंने वैभव को उन्हें बुलाते हुए सुना। आवाज के स्रोत की ओर देखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने वैभव और डॉली शुचि को उनके पास एक लाइन में खड़े देखा। उनके पीछे सभी छाया चंद्रमा सभा के शिष्य थे। भाई वैभव, त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें मुस्कुराया। भाई त्रिपाठी, एक बार जब हम प्रवेश करते हैं तो मैं संचार शिल्प के माध्यम से सभी को एक संदेश भेजूंगा। अगर आप मेरा संदेश प्राप्त कर सकते हैं तो सबसे अच्छा होगा कि आप इस वैभव के साथ एक साथ कार्य करें। मेरे साथ कुछ छोटे भाई और छोटी बहनें हैं। अगर हम एक साथ काम करते हैं तो हम जितनी जल्दी हो सके लॉक क्षेत्र से गुजर सकते हैं। वैभव ने अपने आसपास के लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा। ये पुरुष और महिलाएं भी छाया चंद्रमा सभा के मूल शिष्य लगते थे। भले ही उनकी स्थिति वैभव और डॉली शुचि जितनी ऊंची नहीं थी, ये बहुत दूर नहीं होनी चाहिए। हालांकि वे वैभव और डॉली शुचि जितने समझदार नहीं थे, इसलिए वैभव के शब्दों को सुनने के बाद उन सभी ने चकित नजरें और कुछ अनिच्छा दिखाई। उनके दिमाग में अगर त्रिपाठी जीवप्ती, एक प्रथम कोटि संत कोटि, वास्तव में उनके साथ कार्य करते तो वह निश्चित रूप से उन्हें नीचे खींचेंगे। वे सभी छाया चंद्रमा सभा के मूल शिष्य थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे त्रिपाठी जीवप्ती जैसे एक अजनबी को साथ लाने के लिए अनिच्छुक थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से सिर हिलाया और उदासीनता से कहा, अच्छा। वैभव ने त्रिपाठी जीवप्ती के अधूरे रवैया को देख लिया लगता था और अधिक कुछ नहीं कहा। जब वह 2 दिन पहले त्रिपाठी जीवप्ती के साथ बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने देखा था कि त्रिपाठी जीवप्ती अकेले कार्य करना चाहते थे। लाइन तेजी से गुजर गई। आखिरकार लाइन के दोनों ओर 1 दर्जन से अधिक तृतीय कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि मास्टर्स खड़े थे ताकि उनके प्रवेश पास की जांच की जा सके। अपनी दिव्य चेतना की एक झाड़ू के साथ उन्हें एक के बाद एक गुजरने की अनुमति दी गई। संत कोटि के लोगों की संख्या नंगी आंख से दिखाई देने वाली गति से कम हो गई। जल्द ही त्रिपाठी जीवप्ती की बारी आई। कई उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि मास्टर्स की दिव्य चेतना के माध्यम से अपना प्रवेश पास पकड़कर उन्होंने तुरंत राजेश वर्मा की आवाज सुनी, भतीजे त्रिपाठी, आपको सावधान रहना चाहिए और सुरक्षित वापस लौटना चाहिए। त्रिपाठी जीवप्ती ने राजेश वर्मा को धीरे से सिर हिलाया, इससे पहले कि सीधे प्रवेश द्वार से गुजर गए। चक्कर आने की एक हल्की भावना उन पर धुल गई और जब तक त्रिपाठी जीवप्ती ने प्रतिक्रिया की, उन्होंने खुद को एक अत्यधिक गर्म वातावरण में पाया। सभी दिशाओं से गर्मी की लहरें एक के बाद एक उन पर धुल गईं। उनके पैरों के नीचे की जमीन एक तरह की लाल भूरी मिट्टी थी जिसे पूरे साल उच्च तापमान पर सेका गया था। दरारें एक मकड़ी के जाल की तरह जमीन पर फैल गईं। ये दरारें आकार में अलग अलग थीं, कुछ खड्डों जितनी बड़ी थी जबकि अन्य घाटियों जितनी चौड़ी थी। जहां तक आंख देख सकती थी, घास का एक भी ब्लेड नहीं उग रहा था। कई पथरीली पहाड़ियां और ढलानें किसी की दृष्टि की रेखा को बाधित कर रहे थे। क्या ये लॉक क्षेत्र है? त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने शरीर की रक्षा के लिए अपनी जीवन शक्ति का उपयोग नहीं किया, लेकिन उन्होंने अभी भी गर्मी से अपनी त्वचा को झुनझुनी महसूस की। यहाँ तक कि उनके शक्तिशाली शरीर के साथ वह अभी भी दर्द महसूस कर सकते थे। अंदर प्रवेश करने वाले अन्य संत कोटि के लोगों को छोड़ो, अगर वे थोड़ा कमजोर होते तो उन्हें सर्वव्यापी गर्मी का विरोध करने के लिए अपने शरीरों की रक्षा के लिए तुरंत अपनी जीवन शक्ति का उपयोग करना पड़ता। यहाँ दुनिया की ऊर्जा में एक अजीब अग्नि जहर था जिसे बिल्कुल भी अवशोषित नहीं किया जा सकता था। नतीजतन कृषक केवल अपनी ताकत को बहाल करने के लिए अपनी जीवन शक्ति और गोलियों का उपयोग कर सकता था। अगर वह गुजर नहीं पाता तो वह आखिरकार ताकत से बाहर हो जाएगा और जब वह समय आएगा तो वह खतरे में होगा। हालांकि ये हल्की झुनझुनी भावना त्रिपाठी जीवप्ती के लिए एक बड़ी समस्या नहीं थी। वह अपने शारीरिक शरीर के साथ शून्य तूफान जैसे खतरों का भी सामना कर सकते थे। इस तरह की गर्मी को छोड़ो, ये केवल सबसे बाहरी क्षेत्र था और त्रिपाठी जीवप्ती का मानना था कि अगर वह आगे बढ़ते तो यह और भी गर्म होगा। देखने के लिए एक भी व्यक्ति नहीं था और जो कृषक पहले प्रवेश कर चुके थे उन्हें कुछ अज्ञात जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया गया था। अन्य लोग इस जगह की विचित्रता को महसूस नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे ही त्रिपाठी जीवप्ती अंदर आए उन्होंने देखा कि यहाँ की जगह थोड़ी अस्थिर लगती थी। यह इस अस्थिरता के कारण था कि जो कृषक एक ही प्रवेश द्वार से गुजर चुके थे वे बहती और एक क्षेत्र में अलग अलग स्थितियों में दिखाई देंगे। उनके सामने अग्निगुण शक्ति का एक हल्का लाल रिबन धीरे से तैरता हुआ गुजर गया। चारों ओर देखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने पता चलाया कि इस अग्निगुण शक्ति का एक बहुत कुछ था जो पहले से ही एक ठोस पदार्थ में संघनन हो चुका था। इन अग्निगुण शक्ति में से प्रत्येक हवा में नाचने वाले एक स्पिरिट सांप की तरह था जो बहुत सुंदर लगता था। जैसे ही वह अवलोकन कर रहे थे, अंतरिक्ष उतार चढ़ाव का एक विस्फोट अचानक पास में दिखाई दिया और तुरंत 2 आंकड़े दिखाई दिए, एक उनके बाएं ओर और एक उनके दाएं ओर। वे 2 कृषक थे जो उनके बाद प्रवेश द्वार से गुजर चुके थे। वे दोनों पुरुष थे और इससे पहले कि उनके पास अपने आसपास का अवलोकन करने का समय होता, इस जगह की गर्मी को महसूस करने पर उनके चेहरे बदल गए। उनमें से एक ने तुरंत खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जीवन शक्ति को घुमाया, लेकिन दूसरे ने ऐसा नहीं किया। उनकी ताकत जाहिर तौर पर अधिक थी, लेकिन वह जल्द ही जोर से पसीना बहाने लगे। त्रिपाठी जीवप्ती चौंक गए और पाया कि जो कृषक खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जीवन शक्ति को घुमा रहा था वह वास्तव में छाया चंद्रमा सभा के कपड़े पहने हुए था, इसलिए वह छाया चंद्रमा सभा का एक शिष्य होना चाहिए। दोनों के खुद को स्थिर करने के बाद उन्होंने चारों ओर देखना शुरू कर दिया।
यहाँ दो अन्य लोगों को खोजने के बाद छाया चंद्रमा सभा के शिष्य की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, खासकर जब उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती को देखा तो उनकी आंखों में एक अजीब नजर चमक उठी। हालांकि उनका त्रिपाठी जीवप्ती का अभिवादन करने का कोई इरादा नहीं था और वह सीधी जगह छोड़ गए, बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए। हालांकि दूसरे व्यक्ति ने त्रिपाठी जीवप्ती को सोच समझकर देखा, फिर अचानक मुस्कुराया और कहा, दोस्त, क्या आप इस एक के साथ एक साथ यात्रा करने में रुचि रखते हैं? रुचि नहीं है, त्रिपाठी जीवप्ती ने उदासीनता से जवाब दिया। वह वैभव से भी बात नहीं करना चाहते थे। इस अज्ञात मूल के आदमी को छोड़ो। आदमी को नहीं लगता था कि त्रिपाठी जीवप्ती इतनी स्पष्ट रूप से इनकार करेंगे। उन्होंने अजीब ढंग से अपनी नाक दबाए और परेशान करना जारी नहीं रखा। उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती को हाथ जोड़े और एक अन्य दिशा में चले गए। एपिसोड नंबर 1176। दूर चले जाने के बाद जिस आदमी ने त्रिपाठी जीवप्ती को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया था, उसने पीछे झांका। उसके चेहरे पर एक अजीब नजर दिखाई दी क्योंकि उसने खुद से बड़बड़ाया, एक प्रथम कोटि संत कोटि अपनी जीवन शक्ति का उपयोग किए बिना खुद को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ खड़ा हो सकता है। ये वास्तव में अजीब है। यहाँ तक कि उनके लिए एक तृतीय कोटि संत कोटि ये सामना करना थोड़ा मुश्किल था और उनके कपड़े जल्द ही पसीने में भीग गए थे। लेकिन उन्होंने पाया कि त्रिपाठी जीवप्ती इतनी दयनीय स्थिति में नहीं थे। यही कारण था कि उन्होंने उन्हें आमंत्रित किया था, क्योंकि उन्होंने अवचेतन रूप से महसूस किया कि त्रिपाठी जीवप्ती सरल नहीं थे। हालांकि दूसरा पक्ष थोड़ा असहनीय लगता था, इसलिए उन्होंने समझदारी से कुछ नहीं कहा। इस तरह की जगह में कोई जितने कम शब्द बोलता है उतना ही अच्छा होता है। कौन जानता था कि इस प्रथम कोटि संत कोटि का किस तरह का व्यक्तित्व था। अगर उन्होंने दूसरे पक्ष को उकसाया तो उनके लिए लड़ना अच्छा नहीं होगा। बहती और एक क्षेत्र हर 400 साल में केवल एक बार खुला था, इसलिए ये कहा जा सकता है कि हर जगह खजाने थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें खोजने का अवसर पकड़ना पड़ा। उनके जाने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती अपनी जगह पर खड़े थे और कुछ देर के लिए सोचा। उन्हें महसूस हुआ कि जिस कृषक ने उन्हें आमंत्रित किया था उसकी आवाज थोड़ी परिचित थी, जैसे कि उन्होंने इसे पहले कहीं सुना था। लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती को यकीन था कि वह इस व्यक्ति से पहले कभी नहीं मिले थे। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे वह कभी नहीं मिले थे, उसकी आवाज कैसे सुन सकते थे? एक क्षण के लिए विचार करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने इस समस्या के बारे में सोचना बंद कर दिया और अपने अंतरिक्ष वलय से युवान चुंबकीय कंपास निकाला। जो संचार शिल्प युवान चुंबकीय कंपास के बगल में रखा गया था उसमें कुछ दिव्य चेतना उतार चढ़ाव लगता था, इसलिए यह वैभव का एक संदेश होना चाहिए। त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे निकाला और इसे महसूस किया, और निश्चित रूप से न केवल उनका एक संदेश था बल्कि डॉली शुचि और छाया चंद्रमा सभा के अन्य शिष्यों की दिव्य चेतना भी आगे और पीछे शटल कर रही थी, एक बैठक स्थान पर निर्णय लेने से पहले एक दूसरे के स्थान के लिए पूछ रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे अनदेखा कर दिया और युवान चुंबकीय कंपास के साथ दिशा की पुष्टि करने और बहती और रेत क्षेत्र की गहराइयों की ओर बढ़ने से पहले संचार शिल्प को अपने अंतरिक्ष वलय में वापस फेंक दिया। त्रिपाठी जीवप्ती से लगभग 300 किलोमीटर दूर वैभव एक विशाल ढलान के पैर पर खड़े थे। ये ढलान बहुत विशिष्ट था और दूर से भी कोई इसकी रूपरेखा देख सकता था। उन्होंने और छाया चंद्रमा सभा के अन्य मूल शिष्यों ने यहाँ मिलने पर सहमत व्यक्त की थी, इसलिए जब तक वे मूर्ख नहीं थे उन्हें इस जगह को जल्दी से खोजने में सक्षम होना चाहिए। डॉली शुचि उनके सबसे करीब थी, इसलिए आधे कप चाय के समय के बाद डॉली शुचि सबसे पहले पहुंची। भाई, डॉली शुचि ने खुशी से बुलाया क्योंकि वह उड़कर आई। एक हल्का नीला आभा उनके शरीर को ढक रहा था जिसने एक मंद शीतलता फैलाई, उन्हें गर्मी से अलग कर दिया। यह उत्पत्ति कोटि निम्न पद रक्षात्मक शिल्प का सुरक्षात्मक प्रभाव था जिसे यान ने उनके लिए परिष्कृत किया था। वैभव त्रिपाठी जीवप्ती की तरह तुरंत खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपने शिल्प या जीवन शक्ति का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय वह बस अपनी जगह पर खड़े थे, इस सेकने वाली गर्मी का आनंद लेते हुए लगता था। डॉली शुचि को आते हुए देखकर उन्होंने तुरंत एक सौम्य मुस्कान दिखाई। भाई, जो छोटे भाई और छोटी बहनें हमारे साथ खजाना क्षेत्र में जा रहे हैं उन सभी ने जवाब दिया है, लेकिन भाई त्रिपाठी ने नहीं दिया है। क्या वह हमसे बहुत दूर है, इस संचार शिल्प की सीमा से परे? डॉली शुचि ने कुछ चिंता के साथ पूछा। जरूरी नहीं, वैभव ने सिर हिलाया। हमारा संचार शिल्प ग्रैंड मास्टर गेलिन द्वारा परिष्कृत किया गया था, इसलिए इसकी सीमा 500 किलोमीटर है। हमने इस जगह में बहुत दूर प्रवेश नहीं किया, इसलिए भले ही हम अलग हो जाएं, हमें आसपास होना चाहिए। भाई त्रिपाठी का जवाब न देना, उनके अपनी योजनाएं होनी चाहिए। भाई, आपका मतलब है कि भाई त्रिपाठी अकेले कार्य करना चाहते हैं, वह हमारे साथ नहीं आना चाहते? डॉली शुचि भी एक बुद्धिमान महिला थी, इसलिए वैभव के शब्दों को सुनने के बाद वह तुरंत त्रिपाठी जीवप्ती की योजना समझ गई। जिनके पास क्षमता होती है वे सभी अकेले कार्य करना पसंद करते हैं। वैभव ने दांत निकाले। आपका क्या ख्याल है भाई, क्या आप भी अकेले कार्य करना चाहते हैं, स्वतंत्र और आसान? डॉली शुचि ने अचानक मंद स्वर में पूछा। वैभव दिल से हंसे। भाई, मैं स्वाभाविक रूप से आपके साथ जाना चाहता हूँ। हम दोनों एक साथ चांदनी के नीचे, फूलों के नीचे, इस वर्जित क्षेत्र में दौड़ते हुए, क्या यह महान नहीं होगा? उनके इस बकवास को सुनकर डॉली शुचि थूकने से खुद को नहीं रोक सकी, लेकिन उनका छोटा चेहरा अभी भी एक खुश मुस्कान से भरा हुआ था।
वैभव ने ठंड से सूंघा। अगर संभव होता तो मैं निश्चित रूप से यह चाहता कि यह केवल हम दोनों हो, लेकिन कोई अन्य रास्ता नहीं है। मार्शल चाचा वांग और मार्शल चाचा यान ने विशेष रूप से मुझे उन छोटे भाइयों और छोटी बहनों की अच्छी देखभाल करने का निर्देश दिया, इसलिए मैं उन्हें बस पीछे नहीं छोड़ सकता। यह मजेदार है कि जब मैंने पहले भाई त्रिपाठी को आमंत्रित किया तो वे असंतुष्ट लगते थे। वे कैसे जान सकते थे कि भाई त्रिपाठी कितने मजबूत हैं। मैं इन बोझों को लाने के बजाय भाई त्रिपाठी के साथ यात्रा करना पसंद करूंगा। एक संप्रदाय में होने के नाते हमेशा कुछ चीजें होती हैं जो आपके रास्ते में नहीं जाती। भाई, बहुत अधिक चिंता न करें, डॉली शुचि ने धीरे से सांत्वना दी। यह उनकी सबसे बड़ी खूबी थी, और यह भी था कि वैभव को उनके बारे में सबसे अधिक क्या पसंद था। वह हमेशा सबसे उपयुक्त समय पर सही शब्दों के साथ उन्हें सांत्वना दे सकती थी। हर बार जब वह खराब मूड में होते थे, जब तक वह उनसे कुछ शब्द कहते, उनका मूड तुरंत शांत हो जाता था। बेशक मैं जानता हूँ, भूल जाओ, इस बारे में बात न करें। उन्हें जल्द ही आना चाहिए, और अगर उन्होंने इसे सुना तो ये काफी दुखद होगा। वैभव मुस्कुराए और सिर हिलाया। उन्होंने तुरंत इस मामले के बारे में बात करना बंद कर दिया और इसके बजाय डॉली शुचि के साथ दिशा और मार्ग पर चर्चा की जो उन्हें लेना चाहिए। इस क्षण में त्रिपाठी जीवक्ति का पहला अग्नि स्पिरिट पशु से सामना हुआ। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि अग्नि स्पिरिट पशु राक्षस पशु के समान होगा और खोजना आसान होगा। चूंकि वह अंदर आए थे, वह चारों ओर देख रहे थे, ये देखना चाहते थे कि इस चीज में क्या अजीब था जो केवल बहती लौ रेत में मौजूद था, और इससे भी अधिक वह ये देखना चाहते थे कि अग्नि क्रिस्टल पत्थर में क्या विशेष था। किसने सोचा होगा कि उन्हें अग्नि स्पिरिट पशु का कोई निशान नहीं मिल सका। जैसे ही वह चारों ओर देख रहे थे, एक लौ अचानक उनके पैरों के नीचे जमीन में एक दरार से बह निकली। जल्द ही बाद एक अग्नि स्पिरिट पशु जो एक भयंकर बाघ जैसा लगता था, दृश्य पर दिखाई दिया, अपना सिर हिलाते हुए और अपनी पूंछ हिलाते हुए। त्रिपाठी जीवक्ति ने हमला करने की जल्दबाजी नहीं की, लेकिन सावधानी से अवलोकन किया। वास्तव में, जैसा कि वैभव ने पहले कहा था, अग्नि स्पिरिट पशु का शरीर भ्रमपूर्ण था, लगातार बदल रहा था और बहुत अजीब था। इसकी गंध बहती लौ रेत की गर्मी से पूरी तरह से छिपी हुई थी, इसलिए भले ही त्रिपाठी जीवक्ति बहुत सतर्क थे, त्रिपाठी जीवक्ति ने इसे तब तक नहीं देखा जब तक कि यह उनके पैरों के नीचे दरार से बाहर नहीं कूद गया। ये बाघ जैसा अग्नि स्पिरिट पशु बहुत कमजोर लगता था, केवल एक 5वीं कोटि राक्षस पशु के स्तर पर। एक 5वीं कोटि राक्षस पशु एक अमरता सीमा कृषक के बराबर था। इसका एक पूरा शरीर भी नहीं था, केवल एक राजसी बाघ सिर और उसके शरीर का आधा हिस्सा। कमर से नीचे जो कुछ बचा था वह लौ का एक द्रव्यमान था। त्रिपाठी जीवक्ति निराश थे। बाघ जैसा अग्नि स्पिरिट पशु ने हमला करने के लिए पहल की, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति ने बस एक घूंसा फेंका, उनकी मुट्ठी से जीवन शक्ति उभर रही थी और इसे सीधे फैला दिया। लौ फटी और बाघ जैसा अग्नि स्पिरिट पशु एक पल में गायब हो गया, जिससे एक गहरे लाल रेत जैसे वस्तु पीछे छूट गई जो आसमान से गिर गई। त्रिपाठी जीवक्ति ने सहज रूप से पहुंचा और इसे अपने हाथ में पकड़ लिया। क्या ये एक अग्नि क्रिस्टल पत्थर है? भले ही ये पहली बार था जब उन्होंने इसे देखा था, त्रिपाठी जीवक्ति ने एक नज़र में पहचान लिया कि यह अग्नि क्रिस्टल पत्थर था जिसके बारे में वैभव इतनी अधिक बात कर रहे थे। हालांकि ये चीज बस बहुत छोटी थी। हालांकि अंदर शामिल दुनिया की ऊर्जा पर्याप्त रूप से शुद्ध थी, लेकिन यह भंडारण कर सकता था वह राशि गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं थी। त्रिपाठी जीवक्ति को इस चीज के अंदर की सभी ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए सहज रूप से अपनी जीवन शक्ति को घुमाने की जरूरत थी। कुछ असंतोष के साथ सिर हिलाते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने अनुमान लगाया कि एक अग्नि क्रिस्टल पत्थर का आकार सीधे अग्नि स्पिरिट पशु के पद से संबंधित होना चाहिए। अग्नि स्पिरिट पशु का पद जितना ऊंचा होगा, अग्नि क्रिस्टल पत्थर उतना ही बड़ा होगा। इस तरह का रेत के आकार का अग्नि क्रिस्टल पत्थर केवल एक 5वीं कोटि अग्नि स्पिरिट पशु से एक क्रिस्टल था, इसलिए 6ठी कोटि, 7वीं कोटि और यहाँ तक कि 8वीं कोटि अग्नि स्पिरिट पशु अलग हो सकते थे। सबसे बाहरी लौ क्षेत्र में कोई चुनौती नहीं थी, इसलिए त्रिपाठी जीवक्ति ने इस जगह की सावधानीपूर्वक जांच करने में रुचि खो दी। एक ही विचार के साथ हवा और बिजली की आवाज बजी क्योंकि उनके पीछे अचानक सुंदर पंखों की एक जोड़ी खुल गई। ये पंख पारभासी थे और उनके चारों ओर बिजली के आग घुमावदार थे। ये पवन और बिजली पंख थे जिनका उपयोग त्रिपाठी जीवक्ति ने लंबे समय से नहीं किया था। जब वह टोंग शुवान क्षेत्र पर थे तो पवन और बिजली पंखों ने उन्हें बहुत मदद प्रदान की थी, लेकिन एक उड़ान प्रकाश शिल्प जैसे एक स्टार शटल को प्राप्त करने के बाद पवन और बिजली पंखों की उपयोगिता धीरे धीरे कम हो गई थी। टोंग शुवान क्षेत्र में पहुंचने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने पवन और बिजली पंखों का फिर से उपयोग नहीं किया था। त्रिपाठी जीवक्ति को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की जगह में उन्हें परीक्षण करने की जरूरत होगी। अपनी जीवन शक्ति को पवन और बिजली पंखों में डालते हुए त्रिपाठी जीवक्ति की गति अचानक बढ़ गई क्योंकि वह प्रकाश की एक धारा में बदल गए और जहां वह खड़े थे गायब हो गए। त्रिपाठी जीवक्ति बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने पाया कि उनका अनुमान सही था। हालांकि इस बहती लौ रेत क्षेत्र में एक स्टार शटल का उपयोग करना असंभव था और कृषक उड़ नहीं सकते थे। पवन और बिजली पंख महान रूप से प्रतिबंधित नहीं थे। जब तक वह जमीन नहीं छोड़ते वह ठीक होंगे। हालांकि एक बार जब त्रिपाठी जीवक्ति ने जमीन छोड़ने की कोशिश की तो एक अनंत दबाव आसमान से उतरता हुआ आएगा और उन्हें अचानक दबा देगा।
कुछ बार इसका परीक्षण करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने आज्ञाकारी रूप से पैदल यात्रा करने के लिए पवन और बिजली पंखों पर भरोसा किया। ये वर्जित भूमि बहुत अजीब थी। त्रिपाठी जीवप्ती नहीं जानते थे कि इसमें किस तरह के रहस्यमय दुनिया के सिद्धांत शामिल थे, लेकिन किसी भी हाल में कई प्रतिबंध थे। रास्ते के साथ त्रिपाठी जीवप्ती का एक भी व्यक्ति से सामना नहीं हुआ, जैसे कि वह इस विशाल बहती लोरेक क्षेत्र की खोज करने वाले अकेले थे। बेशक त्रिपाठी जीवप्ती जानते थे कि यह सिर्फ एक भ्रम था। बहती लोरेक क्षेत्र बस बहुत बड़ा था। यह एक गोलाकार क्षेत्र था और कोई बाहर के जितना करीब था, परिधि उतनी ही चौड़ी थी, इसलिए एक अन्य कृषक से सामना होने की संभावना स्वाभाविक रूप से कम थी। हालांकि जब तक कोई गहराई में चलता था, अभिजात वर्ग धीरे धीरे केंद्र में इकट्ठा हो जाएगा और एक दूसरे से सामना होने की संभावना बढ़ जाएगी। जब वह समय आएगा तो संभवतः अधिक संघर्ष होंगे। अग्नि स्पिरिट पशु वास्तव में लोक क्षेत्र में आम थे। जैसे ही त्रिपाठी जीवप्ती जल्दी से आगे बढ़े, समय समय पर अलग अलग स्तरों के एक या दो अग्नि स्पिरिट पशु जमीन में दरारों से उभरेंगे, उनकी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश करेंगे। कुछ अग्नि स्पिरिट पशु भी थे जो दिखावा करते हुए बाहर निकले और घूमते रहे। इन अग्नि स्पिरिट पशुओं का सामना करते हुए, जो ताकत में 5वीं कोटि या 6ठी कोटि के बराबर थे, त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में उन्हें मारने के लिए खुद को नहीं ला सके, इसलिए उन्होंने बस उन्हें अनदेखा कर दिया और चले गए। वह जितना आगे बढ़े, आसपास का तापमान उतना ही अधिक हो गया। न केवल तापमान ने त्रिपाठी जीवप्ती की त्वचा को झुनझुनी महसूस कराया, बल्कि गर्मी की लहरों में शामिल अग्नि जहर भी मजबूत हो गया। चुपचाप त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर में उनकी छिद्रों के माध्यम से रिस रहा था, उनके शारीरिक कार्यों और उनकी जीवन शक्ति के संचलन को प्रभावित कर रहा था। यह अग्नि जहर अत्यंत अति प्रभुत्व वाला था। भले ही त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी गुप्त तकनीक को घुमाया, वह इसे भंग करने में असमर्थ थे। अगर यह बहुत अधिक जमा हो जाता तो ये किसी को भी एक बड़ा खतरा पैदा करेगा, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती केवल इसे अपने शरीर से जबरदस्ती बाहर निकाल सकते थे। जैसे जैसे लोक क्षेत्र का तापमान बढ़ा और अग्नि जहर भड़क उठा, त्रिपाठी जीवप्ती को गर्मी और अग्नि जहर दोनों का विरोध करते हुए अपने शरीर की रक्षा के लिए अपनी जीवन शक्ति को धक्का देना पड़ा। एपिसोड नंबर 1177। 3 दिन बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने एक घाटी जैसे क्षेत्र में प्रवेश किया। इन 3 दिनों के दौरान वह अपने रास्ते पर थे और उनके पवन और बिजली पंखों के बोनस के साथ उनकी गति दूसरों की तुलना में बहुत तेज थी। इस समय के दौरान एक 8वीं कोटि अग्नि स्पिरिट पशु का सामना करने के अलावा, जिसे उन्होंने कुछ प्रयास से मार डाला और कुछ नहीं हुआ। 8वीं कोटि अग्नि स्पिरिट पशु का शरीर पहले ही एक निश्चित सीमा तक ठोस हो गया था, इसलिए जब यह अचानक जमीन में एक दरार से उभरा तो इसने वास्तव में त्रिपाठी जीवप्ती को एक झटका दिया। अगर उनकी तेज प्रतिक्रिया और उनके पवन और बिजली पंखों की मदद के लिए नहीं होता तो यह चुपके से हमला अकेले उन्हें घायल करने के लिए पर्याप्त होता। अब त्रिपाठी जीवप्ती को समझ आया कि अग्नि स्पिरिट पशुओं का वास्तविक खतरा उनकी ताकत नहीं थी, बल्कि इस बहती लो रेगिस्तान के वातावरण के साथ पूरी तरह से घुलमिल जाने की उनकी क्षमता थी। जब तक वे दिखाई देने के लिए पहल नहीं करते, एक कृषक उन्हें पता लगाने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि उनकी उपस्थिति हमेशा एक घातक चुपके से हमले के साथ होती थी। एक 8वीं कोटि अग्नि स्पिरिट पशु एक संत कोटि के बराबर था, इसलिए अगर ये कोई अन्य कृषक होता तो वे बहुत पहले मर गए होते। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती आखिरकार इसे मारने में कामयाब रहे और एक कबूतर के अंडे के आकार का एक अग्नि क्रिस्टल पत्थर प्राप्त किया। अग्नि क्रिस्टल पत्थर का ये टुकड़ा उनके द्वारा प्राप्त किए गए पहले टुकड़े से बहुत बड़ा था, इसलिए इसका मूल्य निश्चित रूप से कम नहीं था। जब तक एक कीमियागर या शिल्प शोधक इस अग्नि क्रिस्टल पत्थर में शामिल शुद्ध अग्नि ऊर्जा को पूरी तरह से गोली या उनके द्वारा परिष्कृत शिल्पों में एकीकृत कर सकता था, वे परिष्कृत गोली और शिल्पों के ग्रेड और गुणवत्ता में सुधार कर सकते थे। ऐसी फसल ने त्रिपाठी जीवप्ती को थोड़ा खुश कर दिया और वह एक और 8वीं कोटि अग्नि स्पिरिट पशु को खोजने और मारने के लिए खुद को नहीं रोक सके। आखिरकार वह खुद एक कीमियागर थे, इसलिए इस तरह की चीज उनके लिए मददगार होगी। घाटी में प्रवेश करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती की दिव्य चेतना ने उनके चारों ओर 300 मीटर की सीमा को ढक लिया, कहीं ऐसा न हो कि उनका एक शक्तिशाली अग्नि स्पिरिट पशु से एक और चुपके से हमला हो जाए। यहाँ का इलाका बहुत अजीब था। सभी दिशाओं में बंजर पहाड़ थे। पूरी घाटी जमीन में एक विशाल गड्ढे की तरह लगती थी। घाटी इतनी बड़ी थी कि कोई इसका अंत नहीं देख सकता था। घाटी में हर जगह पार करते हुए खड्ड थे। बड़े खड्ड अथाह गहरे लगते थे, जिसने लोगों को चौंका दिया। त्रिपाठी जीवप्ती को परवाह नहीं थी और इसके बजाय आगे बढ़ना जारी रखने के लिए अपने पवन और बिजली पंखों को प्रेरित किया। उनके पास वैभव जैसा ही विचार था, जो जितनी जल्दी हो सके खजाना क्षेत्र की ओर दौड़ना और कई लोगों के प्रवेश करने से पहले कुछ स्पिरिट घास और स्पिरिट जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना था। एक बार जब विभिन्न प्रमुख बलों के सभी अभिजात वर्ग प्रवेश करते तो इकट्ठा करने के लिए कम अच्छी चीजें होंगी। हर किसी को अभी जल्दबाजी में होना चाहिए। त्रिपाठी जीवप्ती के पास पवन और बिजली पंख थे, जिसने उन्हें एक विशाल लाभ दिया। आधे दिन बाद त्रिपाठी जीवप्ती पहले ही घाटी के आंतरिक भाग में पहुंच चुके थे। आश्चर्यजनक रूप से उन्हें इस आधे दिन में एक भी अग्नि स्पिरिट पशु का सामना नहीं हुआ था। पहले वह जितने भी भाग्यशाली थे, हर 1 या 2 घंटे में उनके रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए 1 या 2 अग्नि स्पिरिट पशु लापरवाही से बाहर निकलेंगे। लेकिन अब आधा दिन बीत चुका था और किसी भी अग्नि स्पिरिट पशु का कोई निशान नहीं था, जिसने उन्हें बहुत चकित कर दिया।
ऐसा लगता था कि यह घाटी अग्नि स्पिरिट पशुओं के लिए एक वर्जित क्षेत्र थी और वे यहाँ नहीं आएंगे। त्रिपाठी जीवप्ती इस बात को देखकर खुश थे और आगे बढ़ना जारी रखा। लेकिन अचानक त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा बदल गया और एक पल में उन्होंने जल्दी से किनारे की ओर हट गए। अभी जब उन्होंने अपनी दिव्य चेतना का उपयोग जांच करने के लिए किया तो उन्होंने एक असामान्य ऊर्जा उतार चढ़ाव महसूस किया। त्रिपाठी जीवप्ती इस तरह के ऊर्जा उतार चढ़ाव से बहुत परिचित थे। ये हमला करने के लिए जमीन में दरारों से बाहर निकलने वाले एक अग्नि स्पिरिट पशु का संकेत था। निश्चित रूप से जब उन्होंने अपनी स्थिति बदल दी तो अलग अलग आकृतियों और स्तरों के कई अग्नि स्पिरिट पशु अचानक उनके मूल स्थान से बाहर निकल गए। त्रिपाठी जीवप्ती उन पर ध्यान देना नहीं चाहते थे और बस आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वह दृढ़ खड़े हो सकते, असामान्य ऊर्जा उतार चढ़ाव फिर से दिखाई दिया और जिस जगह पर ये दिखाई दिया वह अभी भी उनके पैरों के नीचे थी। त्रिपाठी जीवप्ती चौंक गए और अपनी स्थिति फिर से बदल दी। इस बार ऊर्जा उतार चढ़ाव उनके पैरों के नीचे से तीसरी बार आया। उसी समय सभी दिशाओं में पूरी घाटी उबलती हुई लगती थी। अराजक ऊर्जा ऊपर और नीचे उतार चढ़ाव कर रही थी और लॉय पार करते हुए दरारों से बाहर निकल गईं, अजीब अग्नि स्पिरिट पशुओं में परिवर्तित हो गईं। जमीन में दरारों से बाहर निकलने वाली लौं की संख्या गिनने के लिए बस बहुत अधिक थी और दूरी में और भी अधिक लौएं चमक रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती का रंग आखिरकार बदल गया। इस घाटी में कुछ गलत लगता था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अग्नि स्पिरिट पशु इतने घने होंगे और यह जगह उससे पूरी तरह से अलग थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। ये घाटी अग्नि स्पिरिट पशुओं के लिए एक वर्जित क्षेत्र नहीं थी, ये स्पष्ट रूप से उनका स्वर्ग था। कौन जानता था कि इतने सारे अग्नि स्पिरिट पशु यहाँ क्यों इकट्ठा हो गए थे। सिर्फ 1 दर्जन सांसों के समय में त्रिपाठी जीवप्ती अग्नि स्पिरिट पशुओं से घिरे हुए थे, जिनमें से सभी बुरा इरादा के साथ उन पर घूर रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी दिव्य चेतना से क्षेत्र को झांका और उनका चेहरा डूब गया। ठीक उनके आसपास 1000 फीट के दायरे में पहले से ही 10,000 से अधिक अग्नि स्पिरिट पशु इकट्ठा हो चुके थे। हालांकि इनमें से अधिकांश अग्नि स्पिरिट पशु 5वें या 6ठे पद पर अनाकर्षक थे, 7वें और 8वें पद के अग्नि स्पिरिट पशु भी उनमें मिले हुए थे। उनसे और भी दूर और भी अधिक अग्नि स्पिरिट पशु एक के बाद एक यहाँ दौड़ रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती को ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने अनजाने में एक बड़ा हॉर्नेट का घोंसला पोक किया है। उनकी अभिव्यक्ति अत्यंत बदसूरत थी। उड़ने में सक्षम न होना का मतलब था कि उन्हें इस घेराबंदी से बाहर निकलना होगा। इतने सारे अग्नि स्पिरिट पशुओं के साथ उन सभी को मारने में उन्हें कितना समय लगेगा। जैसे ही त्रिपाठी जीवप्ती संकोच कर रहे थे, एक जोरदार गर्जना बजी और उनके चारों ओर इकट्ठा हुए अग्नि स्पिरिट पशुओं ने हमला शुरू करने के लिए पहल की, झुंडों में त्रिपाठी जीवप्ती की ओर दौड़ते हुए। ये जानवर अपने दांत निकालकर और त्रिपाठी जीवप्ती की ओर चार्ज करते हुए दौड़ते थे। उनमें से कुछ हमला करने के लिए अग्निगुण ऊर्जा का भी उपयोग करते थे। इनमें से कुछ जानवर अपने मुंह से अग्नि गोलियां थूकते थे, जबकि अन्य त्रिपाठी जीवप्ती की ओर अग्नि सांपों की तरह हमला करते थे। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी थे जो तेज तीरों की तरह बाहर निकलते थे। उनकी गति अत्यंत तेज थी और हवा के माध्यम से उन्हें फाड़ने की आवाज लगातार बजती थी। ये ऊर्जा हमले केवल 7वीं कोटि तक पहुंचने वाले अग्नि स्पिरिट पशुओं द्वारा शुरू किए जा सकते थे। त्रिपाठी जीवप्ती गरजते थे क्योंकि उनकी जीवन शक्ति उभर उठी और उनके हाथ में राक्षसी लौंग से ढकी एक लंबी तलवार दिखाई दी। इसे आगे बढ़ाते हुए एक चौंकाने वाली तलवार लहर दिखाई दी और सभी 5वीं कोटि और 6ठी कोटि अग्नि स्पिरिट पशु जो इस तलवार लहर से टकराए थे, धूल में कम हो गए और हवा में बिखर गए। त्रिपाठी जीवप्ती ने फिर से अपना हाथ हिलाया और सभी दिशाओं में राक्षसी लौंग से भरे हुए 1 दर्जन गहरे काले भाले भेजे। प्रत्येक भाला अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था और धीरे धीरे गायब होने से पहले अनगिनत अग्नि स्पिरिट पशुओं के शरीरों के माध्यम से छेदा गया। गहन स्वर्गीय तलवार, स्वर्गदंड भाला। त्रिपाठी जीवप्ती ने इन 2 नौ स्वर्गीय दिव्य कौशलों का उपयोग करना जारी रखा, अग्नि स्पिरिट पशुओं को मारते हुए जो उनकी ओर दौड़ते थे। जब दूसरों का इतने सारे अग्नि स्पिरिट पशुओं से सामना हुआ, भले ही वे समूहों में थे, वे केवल मारे जाने की प्रतीक्षा कर सकते थे क्योंकि इन अग्नि स्पिरिट पशुओं में से बस बहुत अधिक थे। भले ही उनमें से अधिकांश एक झटके का सामना नहीं कर सकते थे, फिर भी उन सभी को मारने के लिए एक विशाल मात्रा में ऊर्जा लगेगी। शायद एक कृषक उन सभी को मारने से पहले कृषक ऊर्जा से बाहर निकल जाएगा और इन अग्नि स्पिरिट पशुओं से अभिभूत हो जाएगा। त्रिपाठी जीवप्ती अलग थे। उन्होंने कभी भी अपने शरीर में संग्रहित ऊर्जा की मात्रा के बारे में चिंता नहीं की थी। पहले उन्होंने अपनी यांग तरल पदार्थ को संग्रहित किया था, लेकिन अब जब उनकी जीवन शक्ति राक्षसी लौओं में बदल गई थी तो उनकी सभी ताकत उनके शरीर में संग्रहित थी। त्रिपाठी जीवप्ती के जीवन शक्ति भंडार किसी भी संत कोटि के मास्टर की तुलना में सैकड़ों या हजारों गुना अधिक थे। यहाँ तक कि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि के मास्टर्स भी उनसे तुलना नहीं कर सकते थे। अपनी जीवन शक्ति को लापरवाही से बाहर निकालते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने उनकी ओर झुंड वाले अग्नि स्पिरिट पशुओं को पूरी तरह से समझ लिया कि मक्खियों की तरह काटने का क्या मतलब था। जल्द ही त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी भौहें चौड़ी कर ली। जब इतनी बड़ी संख्या में अग्नि स्पिरिट पशु अभी दिखाई दिए तो वह एक पल के लिए वास्तव में हैरान थे, लेकिन अगले ही पल में वह उत्साहित हो गए, क्योंकि इतने सारे अग्नि स्पिरिट पशुओं के साथ वह कितने अग्नि क्रिस्टल पत्थर काट सकते थे। भले ही 5वीं कोटि और 6ठी कोटि अग्नि स्पिरिट पशुओं के शरीरों में अग्नि क्रिस्टल पत्थर बेकार थे, 7वीं कोटि और 8वीं कोटि अग्नि स्पिरिट पशु अलग थे।
उनके शरीरों में अग्नि क्रिस्टल पत्थर निश्चित रूप से कीमिया या शिल्प शोधन के लिए उपयोग किए जा सकते थे। लेकिन अब त्रिपाठी जीवक्ति ने एक अजीब घटना खोज की। अग्नि स्पिरिट पशु जिन्हें उन्होंने मारा, वे बाहर के अग्नि स्पिरिट पशुओं से मौलिक रूप से अलग लगते थे। उनके शरीरों में कोई अग्नि क्रिस्टल पत्थर नहीं थे। एक कप चाय को उबालने में लगने वाले समय के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने कम से कम 305वीं कोटि और 6ठी कोटि अग्नि स्पिरिट पशुओं और यहाँ तक कि 1 दर्जन या उससे अधिक 7वीं कोटि अग्नि स्पिरिट पशुओं को मार डाला था। अजीब बात यह थी कि क्या वे 5वीं कोटि, 6ठी कोटि या 7वीं कोटि अग्नि स्पिरिट पशु थे। उनके शरीरों के बिखरने के बाद एक भी अग्नि क्रिस्टल पत्थर पीछे नहीं छूटा था। कुछ गलत है। त्रिपाठी जीवक्ति चकित थे, लेकिन थोड़ी देर के लिए काटने के बाद उन्होंने अचानक अपनी आंखें पास में एक 8वीं कोटि अग्नि स्पिरिट पशु की ओर मोड़ दी। वह वास्तव में जानना चाहते थे कि क्या इस आदमी का शरीर समान था। उनके हाथ में राक्षसी लौ तलवार को एक अर्धवृत्त में झांका और उनकी राक्षसी लौ से छुए गए अग्नि स्पिरिट पशु सीधे ढह गए और बिखर गए। त्रिपाठी जीवक्ति ने जल्दी से अग्नि स्पिरिट पशुओं की भीड़ में एक अंतर खोला और सीधे 8वीं कोटि अग्नि स्पिरिट पशु की ओर दौड़ पड़े। इससे पहले कि त्रिपाठी जीवक्ति पहुंचते, एक स्वर्गदंड भाला पहले ही बाहर निकल चुका था। 8वीं कोटि अग्नि स्पिरिट पशु काफी असाधारण था और जल्दी से अग्नि स्पिरिट पशुओं की भीड़ में गोता लगाया। स्वर्गदंड भाला के हमले का विरोध करने के लिए अपने 1 दर्जन या उससे अधिक साथियों के शरीरों का उपयोग किया। त्रिपाठी जीवक्ति के एक और हमला शुरू करने की प्रतीक्षा किए बिना उन्होंने अपना मुंह खोला और एक अग्नि ड्रैगन थूक दिया। त्रिपाठी जीवक्ति ने चकराया नहीं और इसके बजाय उग्र अग्नि ड्रैगन का विरोध करने के लिए अपनी जीवन शक्ति को धक्का दिया। एक कदम आगे बढ़ाते हुए त्रिपाठी जीवक्ति अग्नि ड्रैगन के सामने पहुंच गए और अपनी राक्षसी लौ तलवार से काट दिया। इस बार 8वीं कोटि अग्नि स्पिरिट पशु चकमा देने में असमर्थ था और तलवार लहर ने उसके सिर पर 1 मीटर लंबी दरार खोल दी। तलवार लहर के भड़कने के बाद 8वीं कोटि अग्नि स्पिरिट पशु ने एक सूंघना छोड़ दिया और गायब हो गया। त्रिपाठी जीवक्ति ने सावधानीपूर्वक खोज की और पाया कि इसमें वास्तव में कोई अग्नि क्रिस्टल पत्थर नहीं था। इस क्षण में त्रिपाठी जीवक्ति खुद को जोर से कोसने की इच्छा रखे बिना नहीं रह सके। इन अनगिनत अग्नि स्पिरिट पशुओं ने उन्हें यहाँ फंसा लिया था, लेकिन उन सभी को मारने के बाद कोई फसल नहीं थी। ये कुछ असहनीय था। अगर वह बड़ी संख्या में अग्नि क्रिस्टल पत्थर प्राप्त कर सकते थे तो त्रिपाठी जीवक्ति को महसूस हुआ कि यह काटना कुछ हद तक लाभदायक होगा, लेकिन किसी भी लाभ के बिना वह यहाँ उनके साथ उलझना जारी रखने के मूड में कैसे हो सकते थे। एक जोरदार गर्जना के बाद त्रिपाठी जीवक्ति के शरीर से अचानक कई दर्जन मीटर लंबा एक विशाल काला ड्रैगन उभरा। ये त्रिपाठी जीवक्ति के शरीर पर स्वर्णिम ड्रैगन टैटू से संघनन किया गया था। हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति की अद्वितीय जीवन शक्ति को इंजेक्ट करने के बाद ये स्वर्णिम ड्रैगन अपनी वर्तमान उपस्थिति में परिवर्तित हो गया, एक ऐसा जो गहरा काला था और राक्षसी लौं से ढका हुआ था। उसकी ड्रैगन आंखों की जोड़ी एक मानव के चेहरे से भी बड़ी थी, जो उसे एक शक्तिशाली गंध देती थी। विशाल काला ड्रैगन ने अपना सिर हिलाया और अपनी पूंछ हिलाई क्योंकि यह अग्नि स्पिरिट पशुओं में दौड़ गया और एक पागल तांडव शुरू कर दिया। घने पैक वाले अग्नि स्पिरिट पशु समय पर इससे बच नहीं सके और जल्दी से मिटा दिए गए। उसी समय त्रिपाठी जीवक्ति ने भी बैंगनी ढाल निकाला जिसे यान ने उनके लिए परिष्कृत किया था और अग्नि स्पिरिट पशुओं के हमलों का विरोध करने के लिए इसे अपनी पीठ पर रखा। उन्होंने 100 पहाड़ों का चित्र भी निकाला जो मूल रूप से जू परिवार से संबंधित था और अग्नि स्पिरिट पशुओं की ओर उससे पहाड़ के भ्रमों की एक श्रृंखला बुलाए। त्रिपाठी जीवक्ति की ताकत जू जीशेन की तुलना में बहुत अधिक थी। जू जीशेन उस समय केवल 6 पहाड़ भ्रमों को बुला सकते थे, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति इस क्षण में आसानी से 8 को बुला सकते थे। एपिसोड नंबर 1178। 100 पहाड़ों का चित्र एक पर एक मुकाबले के लिए एक उत्कृष्ट शिल्प था, लेकिन यह समूह हमलों के लिए भी बहुत उपयुक्त था। 8 विशाल पहाड़ भ्रमपूर्ण और ईथर लगते थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक में एक पहाड़ का वजन था। उन्हें किसी भी तरह के दबाव को लागू करने की जरूरत नहीं थी, बस ये तथ्य कि वे नीचे गिरे थे पर्याप्त था। त्रिपाठी जीवक्ति के पागलपन से अपनी जीवन शक्ति को उनमें डालने के बाद पहाड़ भ्रमों ने एक मंद राक्षसी गंध उत्सर्जित करना शुरू कर दिया। एक समय के लिए पूरी पहाड़ी घाटी पहाड़ भ्रमों से हिल गई और अग्नि स्पिरिट पशु बड़े समूहों में दौड़ते हुए आए, इससे पहले कि झुंडों में गायब हो गए। ये पहली बार था जब त्रिपाठी जीवक्ति ने 100 पहाड़ों का चित्र का उपयोग किया था और अचानक पाया कि ये शिल्प काफी उपयोगी था। कम से कम यह अग्नि स्पिरिट पशुओं को मारने के लिए उनकी गहन स्वर्गीय तलवार और स्वर्गदंड भाला का उपयोग करने की तुलना में बहुत तेज था। तुरंत उन्होंने अपनी राक्षसी लौ तलवार को दूर रख दिया और 100 पहाड़ों का चित्र की शक्ति को जारी करने पर ध्यान केंद्रित किया। एस्टरिस्क हॉन्ग 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 एस्टरिस्क। पहाड़ी घाटी से हिंसक विस्फोट बजे, हर किसी के कानों को बहरा कर दिया। उसी समय जिस दिशा से त्रिपाठी जीवक्ति आए थे, घाटी के प्रवेश द्वार पर 3 लोगों का एक समूह दिखाई दिया। 3 में से 2 तृतीय कोटि संत कोटि थे, जबकि दूसरा एक प्रथम कोटि संत कोटि था। जिस तरह से वे तीनों चले, ये स्पष्ट था कि 2 तृतीय कोटि संत कोटि बीच में प्रथम कोटि कृषक को सैंडविच कर रहे थे, लगभग उसकी रक्षा कर रहे थे। जब ये समूह पहाड़ी घाटी के सामने पहुंचा तो सामने चलने वाला कृषक अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर एक आश्चर्य का भाव दिखाई दिया क्योंकि उसने संदेह से पहाड़ी घाटी में घूर कर देखा। चूंकि वह नहीं हिला, उनके पीछे के 2 लोग स्वाभाविक रूप से रुक गए।
पीछे का कृषक सतर्क रहा, लेकिन उनके बीच सैंडविच किया गया छोटा युवा आदमी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। समय समय पर वह चारों ओर देखता था, जैसे कि वह बहती लौ रेगिस्तान में साहस करने के लिए यहाँ नहीं था, बल्कि खेलने के लिए था। चाय का एक कप बनाने में लगने वाले समय के लिए पहाड़ी घाटी की जांच करने के बाद उन तीनों ने आगे बढ़ने का कोई इरादा नहीं दिखाया। छोटा युवा आदमी सामने वाले व्यक्ति को प्रेरित किए बिना नहीं रह सका। झो योंग, तुम क्या देख रहे हो? जल्दी करो और चलो। झो योंग नामक कृषक ने ये सुना और युवा आदमी की ओर मुड़ा। युवा मास्टर, एक पल इंतजार करें, इस पहाड़ी घाटी में कुछ गलत लगता है। ऐसा कहते हुए उन्होंने समूह के पीछे तृतीय कोटि संत कोटि कृषक को इशारा किया। इस कृषक के आगे बढ़ने के बाद दोनों ने एक साथ जांच करना शुरू कर दिया, समय समय पर एक दूसरे से फुसफुसाते हुए। जब युवा आदमी ने उनके चेहरों पर गंभीर नजर देखी तो उन्होंने असंतोष में ठंड से सूंघा। क्या तुम कुछ नहीं बना रहे हो? रास्ते के साथ हमें बिल्कुल भी कोई खतरा नहीं हुआ है। क्या उन अग्नि स्पिरिट पशुओं को जो बाहर कूद गए थे इस युवा मास्टर द्वारा आसानी से नहीं मारा गया था? मेरे विचार में ये बहती लौ रेगिस्तान बिल्कुल भी अपने नाम पर नहीं रहता है। ये कितना खतरनाक है, इस बारे में अफवाहें स्पष्ट रूप से अफवाहें हैं जो उन लोगों को डराने के लिए हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं। दुर्भाग्य से वे इस युवा मास्टर को डरा नहीं सकते हैं। यह युवा आदमी कोई और नहीं, जो शून्य मन था, जिसका पहले त्रिपाठी जीवक्ति के साथ एक झगड़ा था। अन्य दो तृतीय कोटि संत कोटि कृषक स्वाभाविक रूप से जो परिवार द्वारा उनकी रक्षा के लिए भेजे गए कृषक थे। राजेश वर्मा ने पहले त्रिपाठी जीवक्ति को विशेष रूप से बताया था कि ये दो कृषक छाया चंद्रमा सभा से नहीं थे। जो शून्य मन के शब्दों को सुनने के बाद जो योंग और अन्य कृषक ने एक दूसरे को देखा और गुप्त रूप से सिर हिलाया। वे ये भी जानते थे कि जो शून्य मन एक आरामदायक जीवन जीने के आदी थे और बाहरी दुनिया के खतरों को नहीं समझते थे। इस तथ्य के साथ मिलकर कि उन्हें इन पिछले कुछ दिनों में कोई खतरा नहीं हुआ था, जो शून्य मन ने इस जगह को कमाका था। हालांकि उन्होंने पहले कभी बहती लौ रेगिस्तान में प्रवेश नहीं किया था, चूंकि यह छायांकित तारा के 3 महान प्रतिबंधित क्षेत्रों में से एक था। इसमें कुछ अजीब होना चाहिए। अगर यह कोई और होता जिसने ये कहा होता तो उन दोनों ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की होती और इस जगह के खतरे को कम आंका होता। अगर वे लापरवाह होते तो वे मर जाते, लेकिन अंत में उन्होंने जो शून्य मन की रक्षा की भारी जिम्मेदारी उठाई। अगर जो शून्य मन लापरवाही के कारण मर गए तो जो परिवार में वापस आने पर उनका एक अच्छा अंत नहीं होगा। दूसरे चौकोर चेहरे वाले कृषक को महसूस हुआ कि जो शून्य मन को समझाना आवश्यक था, इसलिए एक पल के लिए सोचने के बाद उन्होंने सोलमली कहा, युवा मास्टर, ये बहती लौ रेगिस्तान का सबसे बाहरी क्षेत्र है और हम पहले भाग्यशाली थे। अग्नि स्पिरिट पशु जिनसे हमारा सामना हुआ वे केवल 5वीं कोटि या 6ठी कोटि के थे। युवा मास्टर की ताकत के साथ उन्हें मारना स्वाभाविक रूप से एक केक का टुकड़ा था। इस चापलूसी को सुनकर जो शून्य मन की अधीर नजर आखिरकार बहुत अधिक कम हो गई और उन्होंने एक घमंडी नजर डाली, जैसे कि वह इस दुनिया के एकमात्र शासक थे। कृषक ने जल्दी से विषय बदल दिया और कहा, लेकिन युवा मास्टर, आपको इस जगह को हल्के में नहीं लेना चाहिए। 5वीं कोटि या 6ठी कोटि अग्नि स्पिरिट पशुओं के अलावा जिनसे हमारा सामना हुआ 7वीं कोटि 8वीं कोटि भी हैं। जब जो शून्य मन ने ये सुना तो उन्होंने अपनी आंखें छोटी कर ली और चौकोर चेहरे वाले कृषक को घूरकर देखा, ठोकर मारते हुए, जो यून, तुम इस युवा मास्टर को बहुत कम आंक रहे हो। इस युवा मास्टर के पास कई शिल्प हैं और उसकी दिव्य तकनीक उत्कृष्ट है। 7वीं कोटि या 8वीं कोटि को भूल जाओ, अगर एक 9वीं कोटि अग्नि स्पिरिट पशु आया तो ये क्या नुकसान पहुंचाएगा? यह युवा मास्टर अभी भी आसानी से उसे मार सकता है। यह युवा मास्टर डर रहा था कि वह एक उच्च ग्रेड अग्नि स्पिरिट पशु का सामना नहीं कर पाएगा। अगर आप इस युवा मास्टर के लिए कुछ खोज सकते हैं तो यह युवा मास्टर उन्हें मारने के लिए आपको दिखाएगा। वह खुद को साबित करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। झो योंग और झो यून सतह पर शांत रहे, लेकिन अपने दिलों में वे झो शून्य मन को मौत के लिए कोस रहे थे। उन्होंने लंबे समय से सुना था कि जो शून्य मन एक बेवकूफ थे, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि बाहर की अफवाहें बस इस युवा मास्टर की मूर्खता को कम कर रही थी। वह सिर्फ एक तुच्छ प्रथम कोटि संत कोटि थे। एक 9वीं कोटि अग्नि स्पिरिट पशु को छोड़ो, यहाँ तक कि एक 7वीं कोटि या 8वीं कोटि वाला भी आसानी से मारा जा सकता था। जो हास्यास्पद था वह ये था कि उन्होंने इतनी बेशर्मी से शेखी मारने की हिम्मत की थी। एक बेवकूफ के साथ तर्क करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए जो यून और जो योंग ने समझदारी से कुछ बार सहमत व्यक्त की, जो शून्य मन की संतुष्टि के लिए। उन्होंने अब यहाँ रहने के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया और बार बार सिर हिलाया। आप आराम कर सकते हैं, जब तक ये युवा मास्टर इस बार अपना बदला ले सकता है। जब मैं वापस आऊंगा, मैं निश्चित रूप से अपने पिता से कुलपति को एक पत्र लिखने के लिए कहूंगा। आपके लिए लाभों की कोई कमी नहीं होगी। जो यून और जो योंग की आंखें चमक उठी क्योंकि उन्होंने सिर हिलाया। जिस कारण से उन्होंने इस कार्य को स्वीकार किया वह ये था कि जो शून्य मन के पिता जो ली ने उन्हें इस कार्य को पूरा करने के बाद प्रत्येक को 300,000 जीवन क्रिस्टल का एक विशाल इनाम वादा किया था। अन्यथा वे जो शून्य मन के साथ बहती लौरेक क्षेत्र में क्यों जाएंगे? इसके अलावा जो कुछ भी उन्होंने बहती लौरेक क्षेत्र से प्राप्त किया, परिवार उन्हें सौंपने के लिए नहीं कहेगा। जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त किया वह उनका होगा।
कुछ महीने पहले जब ये कार्य झो परिवार को सौंपा गया था तो अनगिनत झो परिवार के सदस्य उबल पड़े और झो परिवार के कुलपति के बुलावे का जवाब दिया। अंत में ये झो यून और झो यून थे जिन्होंने एक पूर्ण लाभ के साथ इस कार्य को जीता। वे ये भी जानते थे कि झो शून्य मन किस पर बदला लेना चाहते थे, एक प्रथम कोटि संत कोटि कृषक जिसका नाम त्रिपाठी जीवक्ति था। झो शून्य मन के अनुसार त्रिपाठी जीवक्ति अज्ञानी, घमंडी, अति प्रभुत्व वाले और कामुक थे। यहाँ तक कि वह उन्हें नहीं हरा सकते थे और केवल कमजोरों को धमकाने के लिए अल्द राजेश वर्मा की शक्ति पर भरोसा कर रहे थे। झो यून और झो यून को निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं था। इस दुनिया में कोई संत कोटि नहीं था जो झो शून्य मन को नहीं हरा सके। भले ही यह एक कृषक था जो अभी अभी संत कोटि में टूट गया था, उनके लिए झो शून्य मन जैसे कचरे के खिलाफ जीतना आसान होगा। अंत में उन दोनों ने झो ही से सच्चाई सीखी। हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति नामक युवा आदमी की खेती कम थी, उनकी लड़ाई की शक्ति असाधारण थी। वह एक तृतीय कोटि संत कोटि कृषक, एक तथाकथित प्रतिभा कृषक को मारने में सक्षम थे। वह एक अभिजात वर्ग थे जो अपने क्षेत्र से ऊपर लड़ सकते थे। हालांकि झो यून और झो यून भी झो परिवार के अभिजात वर्ग थे, इसलिए उन्हें त्रिपाठी जीवक्ति जैसे एक कृषक को मारने में पूर्ण विश्वास था। क्या आपको लगता है कि उस कचरे ने ये रास्ता नहीं लिया? झो शून्य मन ने अचानक पूछा। हम कई दिनों से उसका पीछा कर रहे हैं और अभी भी उसे नहीं देखा है। क्या हम गलत दिशा में गए? झो यून ने दांत निकाले और गर्व से कहा, युवा मास्टर, आप आराम कर सकते हैं कि वह इस रास्ते पर चल रहा है। कोई भी मेरी पीछा से बच नहीं पाया है। ये ठीक इसीलिए था कि झो यून ट्रैकिंग में अच्छा था और असाधारण लड़ाई की शक्ति रखता था कि वह अन्य झो परिवार के सदस्यों से बाहर खड़ा होने और सफलतापूर्वक इस कार्य को लेने में सक्षम था। त्रिपाठी जीवक्ति के प्रवेश किए गए स्थान को निर्धारित करने के बाद उन तीनों ने संचार शिल्प के माध्यम से इकट्ठा किया और त्रिपाठी जीवक्ति का पीछा किया। तो हम उसे क्यों नहीं ढूंढ पाए? झो शून्य मन ने चकित होकर पूछा। क्योंकि उसने इस पहाड़ी घाटी में प्रवेश किया, झो यून ने आगे इशारा किया। झो शून्य मन का चेहरा चमक उठा। वास्तव में? हाँ, फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी करो और उसे पकड़ो और मेरे लिए उसे मारो। झो शून्य मन की अभिव्यक्ति भयंकर हो गई क्योंकि उन्होंने अचानक सिर हिलाया। नहीं नहीं नहीं, उसे पहले रोको। ये युवा मास्टर उसे यातना देना चाहता है। सीधे उसे मारना उसके लिए बहुत आसान होगा। मैं चाहता हूँ कि वह इस दुनिया के सभी यातनाओं का स्वाद ले। युवा मास्टर, मुझे डर है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, झो यून ने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? झो शून्य मन ने उस पर तिरछी नजर डाली। झो यून धीरे से मुस्कुराया। एक बार जब वह इस पहाड़ी घाटी में प्रवेश करता है तो वह निश्चित रूप से मर जाता है। हमें उसका पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। वह निश्चित रूप से इस पहाड़ी घाटी को जीवित छोड़ने में सक्षम नहीं होगा। मुझे डर है कि वह पहले ही मर चुका है। क्यों? तुम कैसे जानते हो? झो शून्य मन अब और भी अधिक भ्रमित थे। झो यून मुस्कुराए और समझाया, यहाँ आने से पहले कुलपति ने हमें बहती लौ रेगिस्तान के बारे में कुछ जानकारी दी, जिनमें से एक इस पहाड़ी घाटी के बारे में थी। ऐसा लगता है कि जब पिछली बार बहती लौ रेगिस्तान खुला था तो हमारे झो परिवार के एक सीनियर ने भी यह रास्ता लिया था, लेकिन पहाड़ी घाटी में प्रवेश करने के 1 घंटे से भी कम समय के बाद उन्होंने अचानक घाटी में इकट्ठा हुए अनगिनत अग्नि स्पिरिट पशुओं को पाया, लोगों के एक समूह को घेरते हुए और उन्हें मारते हुए। लोगों का ये समूह विभिन्न महान बलों के अभिजात कृषकों से बना था और वे 30 से अधिक थे। उस समय लड़ाई भयंकर थी और हमारे झो परिवार के सीनियर शामिल नहीं होना चाहते थे, इसलिए वह चुपचाप पहाड़ी घाटी से हट गए। बाद में जब उन्होंने बहती लौ रेगिस्तान छोड़ दिया और स्थिति के बारे में पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि पहाड़ी घाटी में फंसे 30 से अधिक कृषकों में से कोई भी जीवित नहीं बचा और वे खजाना क्षेत्र तक भी नहीं पहुंचे। वे सभी पहाड़ी घाटी में मर गए। झो शून्य मन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। हालांकि वह एक पल पहले शेखी मार रहे थे। जब उन्होंने अनगिनत अग्नि स्पिरिट पशुओं को दौड़ते हुए सोचा तो वह पीले पड़े बिना नहीं रह सके। हाँ, वे पहाड़ी घाटी में मर गए और उनकी मौत के कारण को जानने वाले एकमात्र व्यक्ति हमारे झो परिवार के सीनियर हैं। जहाँ तक इस पहाड़ी घाटी के बारे में जानकारी है, हमारे झो परिवार के अलावा किसी और को पता नहीं होना चाहिए। वह त्रिपाठी जीवक्ति उसमें प्रवेश किया। स्वाभाविक रूप से उनके लिए जीवित रहना असंभव था। अभी क्योंकि मुझे कुछ संदेह था, मैं रुक गया, लेकिन झो यून के साथ सावधानीपूर्वक पुष्टि करने के बाद हमने पाया कि यहाँ का इलाका हमारे झो परिवार के सीनियर द्वारा छोड़ी गई जानकारी के बिल्कुल समान है। यानी 400 साल पहले हमारे झो परिवार के सीनियर ने इस पहाड़ी घाटी में प्रवेश किया। जब झो शून्य मन ने ये सुना तो उन्होंने जोर से अपने हाथों को ताड़ना दी और आह भरी, कितना अफसोस है, वह इस तरह कैसे मर सकता है। यह युवा मास्टर उसे पकड़ना चाहता था। उन्होंने आह भरी क्योंकि वह त्रिपाठी जीवक्ति को अपने हाथों से नहीं मार सके। एपिसोड नंबर 1179। जैसे ही झो शून्य मन ने बोलना समाप्त किया, उन तीनों ने अचानक घाटी के अंदर से एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनी। आवाज का स्रोत अत्यधिक दूर था, लेकिन यह अभी भी स्पष्ट रूप से उनके कानों तक पहुंचा और हर आवाज के साथ पृथ्वी थोड़ी सी हिलती हुई लगती थी। झो यून और झो यून ने एक दूसरे को देखा। उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। हालांकि उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा कि क्या चल रहा था,
इस तरह की शक्ति ने दिखाया कि घाटी की गहराइयों में एक धरती हिलाने वाली लड़ाई हो रही थी। झोऊ शून्य मन ने कुछ सोचा और एक पल के लिए हैरान रहने के बाद उन्होंने खुशी में चिल्लाया, क्या यह उस कचरे के कारण हो सकता है? झोऊ योन चौंक गए और संकोच किया। यह होना चाहिए, आखिरकार वह अकेला है जिसने ये रास्ता लिया, और मुझे डर है कि वह पहले ही अग्नि स्पिरिट पशुओं से गिर चुका है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, स्वर्ग इस युवा मास्टर की मदद कर रहे हैं। झोऊ शून्य मन जंगली रूप से हंसे, अपना हाथ हिलाते हुए और कहा, आओ चलो अंदर चलते हैं और एक नजर डालते हैं। ये युवा मास्टर उस हरामी को अपनी आंखों से एक दफन स्थान के बिना मरते हुए देखना चाहता है, वरना मैं इसे झूठ मानकर नहीं ले पाऊंगा। युवा मास्टर जो यून और जो यून की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। पूर्व ने जल्दी से उन्हें रोक दिया। ये घाटी निश्चित रूप से बहतील और रेगिस्तान में एक वर्जित क्षेत्र है, आप प्रवेश करने पर भी बाहर नहीं निकल सकते। चूंकि वह व्यक्ति मरने वाला है, हमें ये जोखिम क्यों लेना चाहिए? ये ठीक है अगर हम दोनों के साथ कुछ होता है, लेकिन युवा मास्टर का नाजुक शरीर कीमती है, अगर आपके साथ कुछ होता है तो। जो यून जानते थे कि जो शून्य मन को अच्छी बातें सुनना पसंद था, और अगर उन्होंने इस समय जबरदस्ती उन्हें रोक दिया तो ये निश्चित रूप से उनकी घृणा को भड़काएगा, इसलिए वह केवल एक गोल तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश कर सकते थे। निश्चित रूप से जो शून्य मन ने ये सुनने के बाद उन्होंने महसूस किया कि यह समझ में आता है, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति अभी भी कुछ अशांत थी। उन अदृश्य खतरों की तुलना में वह अधिक इच्छुक थे कि त्रिपाठी जीवोक्ति कैसे मर गए। इतने सालों तक जीने के बाद किसी ने कभी भी त्रिपाठी जीवोक्ति की तरह उन्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं की थी, और किसी के लिए सहज रूप से अपना जीवन लेना और भी असंभव था। हर बार जब जो शून्य मन ने इसके बारे में सोचा तो वह शांति से सो और खा नहीं सके, दुख और नाराजगी से भरे हुए। वह बूढ़ा हरामी राजेश वर्मा एक अच्छा व्यक्ति नहीं था, उन्हें स्पष्ट रूप से एक बाहरी व्यक्ति द्वारा धमकाया गया था, लेकिन न केवल उन्होंने उन्हें बदला लेने में मदद नहीं की, वह उस हरामी के प्रति भी बहुत विनम्र थे। जल्द ही या बाद में वह राजेश वर्मा को कीमत चुकाएंगे। जो शून्य मन की सोच सामान्य लोगों से अलग थी। पिछली बार राजेश वर्मा ने त्रिपाठी जीवोक्ति से अपना जीवन बचाया था। न केवल उन्होंने आभारी होना नहीं जाना, बल्कि उन्होंने राजेश वर्मा से भी नफरत की। ये सोचते हुए उनके दिल में गुस्सा और त्रिपाठी जीवोक्ति की दुखद मौत को अपनी आंखों से देखने की इच्छा को दबाया नहीं जा सका। उनकी अभिव्यक्ति मजबूत हो गई क्योंकि उन्होंने कहा, अंदर जाना और दूर से देखना, क्या ये ठीक है? झो योन चौंक गए थे और फिर से उन्हें समझाने वाले थे जब झो शून्य मन ने कहा, चूंकि हमारे झो परिवार के सीनियरों में से एक असुरक्षित रूप से बचने में सक्षम थे, इसलिए कोई कारण नहीं है कि हम नहीं कर सकते। या क्या आप दोनों खुद पर भरोसा नहीं करते हैं? अगर ऐसा है तो आप यहाँ रहें, ये युवा मास्टर अकेले जाएगा, लेकिन आपको 300,000 जीवन क्रिस्टल लेने की जरूरत नहीं है। ये कैसे हो सकता है? जो योन और जो यून चिंतित हो गए। उन्होंने जो शून्य मन की रक्षा करने का कार्य ठीक इसीलिए स्वीकार किया था क्योंकि 300,000 जीवन क्रिस्टल और बहतीलों के रेगिस्तान से वे प्राप्त कर सकते थे। अगर उन्हें 300,000 जीवन क्रिस्टल नहीं दिए गए तो वे तुरंत अपने लाभों का आधे से अधिक खो देंगे। एक समय के लिए झो योन और झो यून दोनों संकोच करते थे। वे इस पहाड़ी घाटी के खतरों को किसी और से बेहतर जानते थे। यहाँ आने से पहले झोई ने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया था कि वे पूरी तरह से इस पहाड़ी घाटी में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। झोली अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित नहीं थे, बल्कि यह कि वे झो शून्य मन की रक्षा करने में सक्षम नहीं होंगे। अगर झो शून्य मन के साथ कुछ हुआ तो वे जीवित नहीं रह पाएंगे। लेकिन अब जब झो शून्य मन ने इस तरह का एक मजबूत अनुरोध किया था तो वे इनकार नहीं कर सकते थे। दोनों को संकोच करते हुए देखकर झो शून्य मन ने सूंघा और कहा, जब तक आप मुझे अंदर ले जाते हैं, हम उस हरामी को दूर से मरते हुए देख सकते हैं। वापस आने के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से आपको कुछ लाभ दूंगा। आपकी पहचान के साथ आपको झो परिवार के असुर हथेली एसुरापाम को सीखने के लिए योग्य नहीं होना चाहिए, है ना? यह युवा मास्टर इस मार्शल कौशल के बारे में एक या दो चीजें जानता है। असुर हथेली के शब्दों को सुनकर झो यून और झो योंग ने एक पल के लिए संकोच किया। इससे पहले कि एक दूसरे को देखा, दोनों ने एक दूसरे की आंखों में रोशनी देखी। झो शून्य मन ने गर्म लोहे पर प्रहार करना जारी रखा, आप आराम कर सकते हैं, हमें केवल दूर से देखने की जरूरत है। यह युवा मास्टर नहीं चाहता कि आप उसे मारें, जब वह मर जाता है तो हम तुरंत पहाड़ी घाटी से हट जाएंगे। झो यून ने गहरी आह भरी। इससे पहले कि झो यून की ओर मुड़कर पूछा, आप क्या सोचते हैं? झो यून ने चौंककर और लाचारी से कहा, हम और क्या कर सकते हैं? अगर उन्होंने झो शून्य मन को नहीं सुना तो कोई लाभ नहीं होगा। अगर उन्होंने उन्हें सुना तो हालांकि उन्हें थोड़ा जोखिम लेना पड़ेगा, लाभ भी अधिक होगा। झो शून्य मन के प्रस्ताव को स्वीकार करने के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं था जब तक कि वे कोई लाभ नहीं चाहते थे। दोनों के एक समझौते पर पहुंचने के बाद झो योंग ने गंभीरता से कहा, अच्छा युवा मास्टर, हम आपको वहां ले जाएंगे, लेकिन आपको लापरवाही से काम नहीं करने का वादा करना होगा। अगर कुछ भी गलत है तो हम आपको जल्दी से दूर ले जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि युवा मास्टर इस पर सहमत हो सकते हैं। अच्छा, मैं सहमत हूँ। तुम वास्तव में लंबी बातें करते हो, जल्दी करो और जाओ, अगर हम बहुत देर हो जाते हैं तो वह हरामी मर सकता है। झो शून्य मन ने अधीरता से प्रेरित किया।
दो झोऊ परिवार के कृषकों के पास झोऊ शून्य मन की रक्षा करना जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वे पहाड़ी घाटी में चले गए थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, पहाड़ का कंपन तेज और तेज हो गया। शुरुआत में झोऊ युंग अभी भी सतर्क थे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वह वास्तव में झोऊ शून्य मन के आग्रह को बर्दाश्त नहीं कर सके। इस तथ्य के साथ मिलकर कि पहाड़ी घाटी में वास्तव में कोई खतरा नहीं लगता था, उन्होंने गति बढ़ाने में मदद नहीं की। आधे दिन बाद उन तीनों ने दूरी में एक आग जैसी लाल रोशनी देखी। यह आग जैसी लाल रोशनी प्रवाहित लोरेक क्षेत्र की रंग से स्पष्ट रूप से अलग थी, और वास्तव में लाल रोशनी की ये धारियां एक साथ इकट्ठा हो गई थी और एक बड़े क्षेत्र में एक सनसनीखेज का गोला बना दिया था। जब उन्होंने करीब से देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि यह बिल्कुल भी लौ नहीं थी। ये स्पष्ट रूप से अनगिनत अग्नि स्पिरिट पशु एक साथ इकट्ठा हुए थे, और वे लगभग किसी ऐसे व्यक्ति पर हमला कर रहे थे जो उनसे घिरा हुआ था। समय समय पर विशाल पहाड़ ब्रह्म अग्नि स्पिरिट पशुओं के बीच से उड़ेंगे और फिर नीचे गिरेंगे। हर गिरावट से जमीन हिंसक रूप से हिलती थी। झोऊ युंग और झोऊ युन हक्का बक्का थे। हालांकि उन दोनों ने झोऊ ही द्वारा दी गई जानकारी से लंबे समय से अनुमान लगाया था कि इस पहाड़ी घाटी में बहुत सारे अग्नि स्पिरिट पशु थे। ये तब तक नहीं था जब तक उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा कि उन्हें एहसास हुआ कि सच्चाई उनकी कल्पना से बहुत परे थी। कोई आश्चर्य नहीं कि 400 साल पहले विभिन्न महान बलों के 30 से अधिक अभिजात वर्ग यहाँ मिटा दिए गए थे। इतने सारे अग्नि स्पिरिट पशुओं के साथ भले ही एक उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि मास्टर लापरवाही से प्रवाहित लोर एक क्षेत्र में प्रवेश किया, वे शायद जीवित नहीं रह पाएंगे। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि केवल संत कोटि ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं। झोऊ शून्य मन का प्रदर्शन और भी अधिक असहनीय था। इससे पहले उन्होंने अपनी ताकत के बारे में शेखी मारी थी, लेकिन अब अनगिनत अग्नि स्पिरिट पशुओं को देखने के बाद वह कांपने से खुद को नहीं रोक सके। उनका चेहरा अत्यंत पीला था, चलने में असमर्थ थे। छिपाओ, झोऊ युन ने जल्दी से प्रतिक्रिया दी। झोऊ शून्य मन को पकड़कर और कुछ दर्जन मीटर ऊंची पास की एक पहाड़ी के पीछे छिप गए। उसी समय एक उत्कृष्ट शिल्प बुलाया। इस शिल्प ने एक अदृश्य ढाल जारी किया जिसने उन तीनों को ढक लिया, उनकी गंध को अलग कर दिया। पहाड़ी पर चढ़ते हुए आंखों की तीनों जोड़ियों ने सावधानीपूर्वक देखा। वे सभी हैरान थे। इतने सारे अग्नि स्पिरिट पशु थे, लगभग 10,000। झोऊ युन और झोऊ युन ने सोचा कि अगर उन्हें इस तरह से घेर लिया जाता तो उन्हें मरने में चाय का एक कप लगने वाले समय से अधिक समय नहीं लगता। लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति नामक कृषक घिरा हुआ था और वास्तव में उन सभी को मार रहा था। जिस समय से उन तीनों ने हलचल सुनी तब से लेकर वे यहाँ दौड़े तब तक आधे दिन से अधिक समय बीत चुका था। इतने लंबे समय के लिए उन्होंने इस पहाड़ के आकार के शिल्प का लगातार उपयोग करने के लिए कितनी जीवन शक्ति का उपयोग किया था। उन्होंने कैसे ठीक हो गया था। उन्होंने कितने अग्नि स्पिरिट पशु मारे थे। पहाड़ के आकार के शिल्प के दबाव में बड़ी संख्या में अग्नि स्पिरिट पशु बस गायब हो गए थे। जिस बात ने उन्हें और भी अधिक हैरान किया वह ये था कि उन तीनों की पहाड़ी के पीछे छिपने के 4 से 6 घंटे बाद काटपीट बिना किसी संकेत के जारी रही। त्रिपाठी जीवक्ति जो अग्नि स्पिरिट पशुओं से घिरे हुए थे ने थकान का कोई संकेत नहीं दिखाया। त्रिपाठी जीवक्ति द्वारा मारे गए अग्नि स्पिरिट पशुओं की संख्या भी घटती हुई नहीं लगती थी, एक अजीब संतुलन बनाए रखते हुए। इस तरह का अजीब काटपीट दुनिया के अंत तक जारी रहता हुआ लगता था। वह अभी तक क्यों नहीं मर गया? झोऊ शून्य मन ने अधीरता से बड़बड़ाया। उन्होंने पहले अग्नि स्पिरिट पशुओं से घिरे व्यक्ति की एक झलक पकड़ ली थी और पाया कि ये वास्तव में त्रिपाठी जीवक्ति था जिसे उन्हें हड्डी तक नफरत थी। झोऊ शून्य मन ने सोचा था कि यह आदमी मरने वाला है, लेकिन अब भी वह अभी भी जीवित और लात मार रहा था, जिसने झोऊ शून्य मन को बहुत चकित कर दिया। वह अद्भुत है, झोऊ युन ने ईमानदारी से प्रशंसा की। हालांकि वे जानते थे कि त्रिपाठी जीवक्ति एक अभिजात वर्ग थे, उनके दिमाग में त्रिपाठी जीवक्ति की खेती उच्च नहीं थी, इसलिए भले ही वह एक अभिजात वर्ग थे, उनकी लड़ाई की ताकत सीमित होनी चाहिए। लेकिन अब झोऊ युन ने पाया कि उन्होंने इस व्यक्ति को पूरी तरह से कम आंका था। अगर वे एक पर एक लड़ते तो झोऊ युन को जीतने का कोई भरोसा नहीं था। झोऊ युन, उसे मेरे लिए अभी मार डालो, ये युवा मास्टर अब और इंतजार नहीं कर सकता। झोऊ शून्य मन ने अचानक भयंकर रूप से चिल्लाया। झोऊ युन और झोऊ युन दोनों को झोऊ ली द्वारा इस कार्य के लिए उनकी अद्वितीय क्षमताओं के कारण चुना गया था। पूर्व ट्रैकिंग में पारंगत था, जब तक वह कुछ सुराग ढूंढ सकते थे, जब तक वह एक उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि मास्टर नहीं थे, अधिकांश लोग उनकी ट्रैकिंग से बच नहीं पाएंगे। प्रवाहित लोर एक क्षेत्र जैसी जगह में किसी को खोजने के लिए उनकी क्षमता अनिवार्य थी। हालांकि झोऊ युन के पास एक और क्षमता थी, एक झटके में मारने की क्षमता। त्रिपाठी जीवक्ति जैसे एक अभिजात वर्ग से निपटने के लिए एक चुपके से हमला निस्संदेह उनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका था, और यह झोऊ युन की ताकत थी, इसलिए उन्हें भी चुना गया था। झोऊ शून्य मन के शब्दों को सुनने के बाद झोऊ युन ने सिर हिलाया और एक धीमी आवाज में कहा, युवा मास्टर, मैं उसे दूरी से नहीं मार सकता, लेकिन इस आदमी के चारों ओर बहुत सारे अग्नि स्पिरिट पशु इकट्ठा हुए हैं और उसके पीछे बैंगनी ढाल भी एक रक्षात्मक शिल्प है। मैं इस स्थिति में उसे नहीं मार सकता। भले ही उन्होंने अभी हमला किया, अधिकतम वे केवल त्रिपाठी जीवक्ति को घायल कर सकते थे। अगर वे उसे एक झटके में नहीं मार सके तो कार्य नहीं करना बेहतर था, कहीं ऐसा न हो कि वे दुश्मन को सतर्क कर दें।
इसके अलावा जो ही उनको ये भी डर था कि अगर उन्होंने अग्नि स्पिरिट पशुओं को परेशान किया तो उन तीनों को घेर लिया जाएगा। उनके और जो ही उनके पास दसियों हजारों अग्नि स्पिरिट पशुओं को मारने की पूंजी नहीं थी। तो हमें क्या करना चाहिए? जो शून्य मन ने उत्सुकता से पूछा। उनका दुश्मन ठीक उनके सामने था, जीवित और लात मार रहा था, फिर भी उन्हें बदला लेने का कोई मौका नहीं मिला। इसने उन्हें बहुत परेशान किया और वह अभी दौड़कर जाना और त्रिपाठी जीवक्ति को मारना चाहते थे। एपिसोड नंबर 1180। आइए इंतजार करते हैं युवा मास्टर। झो योंग थोड़ा मुस्कुराए। वह इतने लंबे समय से लड़ रहा है, भले ही उनके पास ठीक होने का कोई तरीका हो, उनके लिए अपने शिखर पर होना असंभव है। अगर वे अग्नि स्पिरिट पशु उन्हें मार सकते हैं तो ये सबसे अच्छा होगा, लेकिन अगर वह उन सभी को मार डालता है तो वह निश्चित रूप से अपनी उड़ान के अंत में एक तीर होगा। उस समय झो युन को कार्यवाही करने के लिए कहना बहुत देर नहीं होगा। संभवतः उनके पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं होगी। अब युवा मास्टर, आपको शांत होना चाहिए और उनके बदसूरत अंतिम संघर्ष का आनंद लेना चाहिए। क्या ये सही नहीं होगा? ओह, ये सही है। जो शून्य मन अत्यधिक खुश थे और जल्दी से अपनी आंखें त्रिपाठी जीवक्ति की ओर मोड़ दी। निश्चित रूप से, जैसा कि झो योंग ने कहा था, वह त्रिपाठी जीवक्ति के अंतिम संघर्ष का आनंद लेना चाहते थे। झो योंग और झो युन ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में लाचारी और उपहास देखा। केवल जो शून्य मन जैसा एक बेवकूफ ही इतनी आसानी से उनसे मूर्ख बनाया जा सकता था। अगर ये कोई और होता तो उन्हें मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं होता। उन तीनों ने चुपचाप घात लगाना जारी रखा। त्रिपाठी जीवक्ति, जो अग्नि स्पिरिट पशुओं से घिरे हुए थे, ने एक अत्यंत उदासी अभिव्यक्ति पहन रखी थी। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उनका पीछा किया जा रहा था और जो लोग उनका पीछा कर रहे थे वे भी पहाड़ी घाटी में प्रवेश कर चुके थे। इस क्षण में वे उनसे ज्यादा दूर नहीं एक पहाड़ी के पैर में घात लगाए हुए थे, हमला करने के लिए एक अवसर का इंतजार कर रहे थे। इस क्षण में उनकी पूरी ऊर्जा अग्नि स्पिरिट पशुओं पर केंद्रित थी, इसलिए उनके पास किसी और चीज के बारे में चिंता करने का समय नहीं था। लगभग पूरे दिन मारने के बाद उन्होंने केवल 10 किलोमीटर से कम उन्नत किया था। अगर वह इस पहाड़ी घाटी से बाहर निकलने के लिए मारने पर भरोसा करना चाहते थे तो त्रिपाठी जीवक्ति ने अनुमान लगाया कि इसमें कम से कम आधा महीना लगेगा। आधे महीने में महान संप्रदायों और परिवारों के अभिजात वर्ग पहले ही लॉक क्षेत्र से गुजर चुके होंगे और स्पिरिट घास और स्पिरिट दवाओं को इकट्ठा करने के लिए खजाना क्षेत्र में प्रवेश कर चुके होंगे। अगर वह दौड़कर जाते तो क्या लाभ होगा? वह ये भी जानते थे कि अब चिंतित होना बेकार था। इस पहाड़ी घाटी की अजीब बात उनकी उम्मीदों से परे थी। अग्नि स्पिरिट पशु अंतहीन थे और भले ही वह उन सभी को नहीं मार सके, उनके शरीरों में कोई अग्नि क्रिस्टल पत्थर नहीं थे। हालांकि उन्होंने आखिरकार इन अग्नि स्पिरिट पशुओं में कुछ दोष देखे। हालांकि वे सभी दिशाओं में जमीन में दरारों से बाहर निकल रहे थे, उनका स्रोत उसी दिशा में चुपचाप छिपा हुआ लगता था। ऐसा लगता था जैसे वह दिशा अंतहीन अग्नि स्पिरिट पशुओं का स्रोत थी। त्रिपाठी जीवक्ति की दिव्य चेतना उस दिशा में फैल गई। अगर यह कोई अन्य जगह होती तो अंतरिक्ष बल में उनकी दक्षता के साथ वह आसानी से स्रोत को ढूंढ सकते थे, लेकिन प्रवाहित लौरेट क्षेत्र में उनकी दिव्य चेतना को बहुत अधिक दबाया गया था, इसलिए उन्हें खोजने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। सौभाग्य से आधे दिन की जांच और अवलोकन के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने आखिरकार अग्नि स्पिरिट पशुओं के स्रोत को निर्धारित किया। यह जमीन में एक विशाल दरार निकला। अपनी दिव्य चेतना का उपयोग जांच करने के लिए करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने पता चलाया कि दरार से कई अग्नि सांप निकले थे और अग्नि स्पिरिट पशुओं में परिवर्तित होने और उन पर एक के बाद एक हमला करने से पहले जल्दी से त्रिपाठी जीवक्ति के पक्ष में पहुंच गए थे। अपना लक्ष्य और स्रोत ढूंढने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने अब इन अग्नि स्पिरिट पशुओं के साथ खुद को उलझाने की परवाह नहीं की। एक विचार के साथ उन्होंने 8 पहाड़ ब्रह्मों को वापस बुलाया और उन्हें आगे जोर से तोड़ दिया। उनके पीछे बैंगनी ढाल की रक्षा के साथ त्रिपाठी जीवक्ति के हाथों में राक्षसी लौएं उभर उठी और एक लंबी तलवार में परिवर्तित हो गईं। उनका शरीर तलवार प्रकाश में लिपटा हुआ था क्योंकि उन्होंने आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। अग्नि स्पिरिट पशुओं को उनके पैरों से फेंक दिया गया। हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति के अचानक घुसपैठ ने बहुत नुकसान पहुंचाया था, अग्नि स्पिरिट पशु बस बहुत अधिक थे। अभी भी कुछ छठी कोटि और 7वीं कोटि अग्नि स्पिरिट पशु थे जो उनके पक्ष में दौड़ते थे और उनके कपड़ों को टुकड़ों में फाड़ देते थे। कुछ अग्नि स्पिरिट पशुओं ने उनके शरीर पर उथले घाव भी छोड़ दिए। किसी कारण से जब उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति को वास्तव में उस दिशा में दौड़ते हुए देखा तो सभी अग्नि स्पिरिट पशु दंगों में उतर गए, पहले की तुलना में और भी अधिक निरंकुश ताकत प्रदर्शित करते हुए। 7वीं कोटि और 8वीं कोटि अग्नि स्पिरिट पशु निराशाजनक रूप से त्रिपाठी जीवक्ति के रास्ते को अवरुद्ध कर रहे थे, जिससे उन्हें आगे बढ़ने से रोका जा रहा था। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी पूरी ताकत जुटा ली। उनके सामने 8 पहाड़ ब्रह्मों और उनके पीछे बैंगनी ढाल के साथ वह किसी भी चिंता से बचने में सक्षम थे। उनके हाथ में राक्षसी लौ लंबी तलवार ने चौंकाने वाली काली तलवार रोशनी की एक श्रृंखला भेजी, अपने रास्ते में खड़े सभी अग्नि स्पिरिट पशुओं को मक्खन के माध्यम से एक गर्म चाकू की तरह काट दिया। आखिरकार विशाल दरार के सामने पहुंचते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने वही दृश्य देखा जो उन्होंने पहले अपनी दिव्य चेतना से देखा था। दरार की गहराइयों में कहीं से विश्व ऊर्जा से भरी लौएं उड़ गई और अग्नि स्पिरिट पशुओं में परिवर्तित हो गई, उनके रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। त्रिपाठी जीवक्ति का आंकड़ा चमक गया और दरार में गिर गया। दसियों हजारों अग्नि स्पिरिट पशु गर्म पीछा में थे।
इस दृश्य ने झू शून्य मन और अन्य लोगों को हक्का बक्का कर दिया जो चुपचाप एक पास की पहाड़ी से देख रहे थे। वे नहीं जानते थे कि त्रिपाठी जीवप्ती अचानक जमीन में एक दरार में क्यों कूद गए थे, लेकिन अब पूरी पहाड़ी घाटी बहुत शांत लगती थी। पहले घने पैक वाले अग्नि स्पिरिट पशु सभी गायब हो गए थे, पीछे केवल अग्नि स्पिरिट पशुओं की धरती हिलाने वाली दहाड़ छोड़ दी थी। वह क्या कर रहा है? झू शून्य मन चौंक गए। मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हें बाहर आना चाहिए। अगर वह नहीं आते तो इसका मतलब है कि वह मर चुके हैं। झू यू ने एक पल के लिए सोचा, इससे पहले कि दरार के करीब एक पहाड़ी की ओर इशारा किया। हम वहां जाएंगे और उसे घात लगाएंगे। अगर वह बाहर नहीं आते तो इसे भूल जाओ, लेकिन अगर वह आते हैं तो हम उसे मार सकते हैं। उस स्थिति में भले ही वह एक उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि मास्टर हो, वह मेरे हत्यारे झटके से बचने में सक्षम नहीं होगा। अच्छा, झू शून्य मन ने झू यून को पहल करते हुए देखा और इनकार करने का कोई कारण नहीं था, जल्दी से सिर हिलाया। उन तीनों ने चुपचाप त्रिपाठी जीवप्ती को घात लगाने के लिए एक और पहाड़ी पर चले गए। विशाल दरार के नीचे त्रिपाठी जीवप्ती 1000 मीटर गिर गए। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, उन्हें बस लॉ की दिशा का पालन करने की जरूरत थी। वह जानना चाहते थे कि इस पहाड़ी घाटी में किस तरह का रहस्य छिपा हुआ था जिसने अग्नि स्पिरिट पशुओं को अग्नि क्रिस्टल पत्थरों के बिना जन्म लेने की अनुमति दी। उन्होंने पहले ही यहाँ एक पूरा दिन बर्बाद कर दिया था और एक विशाल मात्रा में जीवन शक्ति का उपयोग किया था, इसलिए अगर उन्होंने कुछ लाभ नहीं लिया तो क्या ये बर्बादी नहीं होगी? कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किस तरह का रहस्य था जिसने अग्नि स्पिरिट पशुओं को जन्म लेने की अनुमति दी, यह निश्चित रूप से दुर्लभ होगा। लंबे समय तक गिरने के बाद रास्ते में अनगिनत अग्नि स्पिरिट पशुओं को मारते हुए त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें अचानक चमक उठी। उन्हें एहसास हुआ कि वह आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गए थे, क्योंकि उनके नीचे एक गुफा जैसी जगह थी और आग जैसी रोशनी जो एक स्पिरिट सांप की तरह थी जो एक अग्नि स्पिरिट पशु में परिवर्तित हो सकती थी, इस गुफा से आ रही थी। वह हल्के से एक उभरी हुई चट्टान पर कदम रखे, मुड़े और गुफा में गोली मारने वाले थे। उस क्षण में एक असामान्य लौ अचानक गुफा से बाहर निकल गई, एक जो पिछली किसी भी तुलना में बहुत अधिक मजबूत और अधिक निरंकुश थी। ये लौ हवा में चमक गई और पलक झपकते ही एक अजगर जैसे अग्नि स्पिरिट पशु में परिवर्तित हो गई। 9वीं कोटि त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा बदल गया, क्योंकि उन्हें ये पता चलकर हैरानी हुई कि इस अग्नि स्पिरिट पशु में वास्तव में एक भौतिक शरीर था जो 7वीं कोटि या 8वीं कोटि अस्तित्व से पूरी तरह से अलग था जिसे उन्होंने पहले देखा था। यह मांस और खून के साथ एक विशाल अजगर की तरह था। विशाल अजगर एक गेंद में कुंडली मार गया, चट्टान की दीवार से जुड़ा हुआ और त्रिपाठी जीवप्ती की ओर अपने खून के मुंह को खोला, एक लाल रोशनी थूकते हुए। इससे पहले कि यह लाल रोशनी उन तक पहुंचती, त्रिपाठी जीवप्ती ने असहनीय गर्मी महसूस की और जल्दी से खुद को बचाने के लिए अपनी जीवन शक्ति को बढ़ाया। उसी समय एक जोरदार ड्रैगन दहाड़ बजी और विशाल काला ड्रैगन एक बार फिर दिखाई दिया। त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर पर स्वर्णिम ड्रैगन टैटू में एक प्राचीन ड्रैगन की गंध शामिल थी, तो एक तुच्छ अजगर इसकी तुलना कैसे कर सकता था? अजगरों के ऊपर बार ड्रैगन थे और बार ड्रैगन के ऊपर ड्रैगन थे। दोनों के बीच 2 ग्रेड का अंतर था। गहरा काला ड्रैगन और अग्नि स्पिरिट अजगर ने तुरंत लड़ना शुरू कर दिया। एक पल के लिए दरार में पहाड़ की चट्टानें टूटने लगी और जमीन पर गिरने लगी। त्रिपाठी जीवप्ती ने गुफा में चमकने के लिए इस अवसर का उपयोग किया, लेकिन जब उन्होंने चारों ओर देखा तो उनका चेहरा एक बार फिर बदल गया। उनके सामने उन असामान्य लौओं में से 2 और दिखाई दिए थे जो लगभग 9वीं कोटि अग्नि स्पिरिट पशुओं में परिवर्तित होने की कगार पर थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने दिल में शाप दिया। उनका विशाल काला ड्रैगन उनमें से एक को उलझा सकता था, लेकिन ये पूरी तरह से असंभव था कि यह एक साथ तीनों से निपट सके। अगर वह वास्तव में उनसे उलझ गए तो त्रिपाठी जीवप्ती ने अनुमान लगाया कि उनके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। उस समय उनके सभी प्रयास व्यर्थ होंगे। इस शापित जगह पर उड़ने में असमर्थ त्रिपाठी जीवप्ती को डर था कि उनके पास सतह पर भागने का कोई मौका भी नहीं होगा। जैसे ही वह चिंतित महसूस कर रहे थे, त्रिपाठी जीवप्ती ने अचानक एक विशाल गहरा लाल पत्थर देखा। इस क्षण में त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें बड़ी हो गईं। इस गहरे लाल पत्थर द्वारा उत्सर्जित गंध स्पष्ट रूप से एक अग्नि क्रिस्टल पत्थर के समान थी, लेकिन यह बहुत अधिक शुद्ध और समृद्ध था। कबूतर के अंडे के आकार का अग्नि क्रिस्टल पत्थर जो त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले 8वीं कोटि अग्नि स्पिरिट पशु से प्राप्त किया था, इस एक से तुलना भी नहीं की जा सकती थी। तुलना में वह अग्नि क्रिस्टल पत्थर बस कचरा था। ये गहरा लाल अग्नि क्रिस्टल पत्थर एक चक्की के पत्थर के आकार का था और त्रिपाठी जीवप्ती के सामने ज्यादा दूर नहीं चुपचाप पड़ा हुआ था। लगभग सहज रूप से त्रिपाठी जीवप्ती तुरंत अग्नि क्रिस्टल पत्थर की ओर दौड़ पड़े, इसे उठाया और इसे अपने अंतरिक्ष वलय में फेंक दिया, इससे पहले कि पीछे हट जाए। 2 लोगों के 9वीं कोटि अग्नि स्पिरिट पशुओं में परिवर्तित होने का समय होने से पहले गुफा छोड़ना चाहते थे। हालांकि गुफा से बाहर निकलने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने अचानक पाया कि कुछ गलत था। 9वीं कोटि अग्नि स्पिरिट पशु जो प्रकट होने वाले थे वास्तव में गायब हो गए थे। इसके बारे में सोचते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना सिर उठाया और ऊपर देखा, अत्यधिक खुश थे। विशाल अजगर जो उनके काले ड्रैगन से उलझा हुआ था वह भी गायब हो गया था। यहाँ तक कि दसियों हजारों अग्नि स्पिरिट पशु जो उनका पीछा कर रहे थे वे भी गायब हो गए थे। त्रिपाठी जीवप्ती को अचानक एहसास हुआ कि क्या चल रहा था।
ये अग्नि स्पिरिट पशु स्पष्ट रूप से सिर के आकार के अग्नि क्रिस्टल पत्थर से पैदा हुए थे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि त्रिपाठी जीवक्ति ने कितने मारे, वह एक भी अग्नि क्रिस्टल पत्थर प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे क्योंकि उनका स्रोत इस गुफा के अंदर था। अब जब त्रिपाठी जीवक्ति ने चक्की के पत्थर के आकार के अग्नि क्रिस्टल पत्थर को अपने अंतरिक्ष वलय में फेंक दिया था, तो ये अग्नि स्पिरिट पशु जो गठित हो चुके थे तुरंत जड़ रहित हो गए और अब अस्तित्व में नहीं रह सकते थे। ये समझते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने जोर से हंसने में खुद को नहीं रोक सके। इस दिन की देरी इसके लायक थी। सिर्फ ये विशाल अग्नि क्रिस्टल पत्थर अकेले इस यात्रा को लाभदायक बनाता है। भले ही वह बाद में कुछ अच्छा प्राप्त नहीं कर सके, यह कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे भी अधिक प्रवाहित लो और एक क्षेत्र के खुलने के बाद केवल कुछ दिन हुए थे। हर कोई अंदर दौड़ रहा था, तो कौन गारंटी दे सकता था कि वह कुछ बेहतर प्राप्त नहीं करेंगे। संतुष्ट त्रिपाठी जीवक्ति ने 100 पहाड़ों का चित्र और काले ड्रैगन को दूर रख दिया, इससे पहले कि एक आह छोड़ दे। इस लड़ाई ने त्रिपाठी जीवक्ति की बहुत ऊर्जा का उपयोग किया था, लेकिन सौभाग्य से उनके शरीर में बड़ी मात्रा में जीवन शक्ति सम रही थी, इसलिए यह नुकसान कुछ ऐसा था जिसे वह बर्दाश्त कर सकते थे। गुफा के अंदर अपनी शारीरिक ताकत और आध्यात्मिक ऊर्जा को थोड़ा बहाल करने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने सतह पर रेंगने के लिए अपने हाथों और पैरों का उपयोग किया।